he should not have a abode that he calls home in that country. प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका घर नहीं हो सकता. सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट बच्चे कनाडा में नहीं हो सकते. If they are in Canada, you move out of Canada, you are not an own resident. टैक्स की लैंग्वेज ये होती है कि अगर आपको गिरे हुए पैसे मिल गए हैं, वो भी आपकी इनकम है. आपने इलीगली अर्न किए हैं, वो भी आपकी इनकम है. आप डिक्लेयर कर दें, उसका लीगल स्टेटस क्या है, वी डोंट केयर. सीआरए आपके लिए कनाडा की बॉर्डर पे नहीं खड़ा होगा कि भाई बताओ क्या कर रहे हो. वो आपके बैंक अकाउंट्स में झांक नहीं रहा कि आप रोज क्या कर रहे हैं. तो उस 20,000 दिरहम के चक्कर में आप ये स्ट्रेस लेके जिंदगी में घूम रहे हैं कि यार वो मैंने वो किया था, अब क्या होगा उसका. अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक. आमिर, आपसे काफ़ी ज़्यादा मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही थी लास्ट कुछ अरसे से. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मेरी अपनी ऑडियंस की तरफ से, जिसके अंदर जो लोग कनाडा में होते थे उनको दुबई आना होता था, या दुबई में थे तो वो कनाडा इमिग्रेट कर रहे थे. कुछ लोग कनाडा से यूएस क्योंकि मैं बहरोज़ के साथ भी काफ़ी पॉडकास्ट करता हूँ, तो उसके अंदर जब मैं आता हूँ तो जो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो है ही नॉर्थ अमेरिका की तरफ से उन लोगों का चैनल जो है. तो मैंने कहा कि आप अभी दुबई आए हुए थे, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात की जाए मल्टीपल लेवल्स के ऊपर, जिसके अंदर लेट्स से अगर कोई हम कनाडा में हैं और दुबई आना चाहते हैं, और दुबई में हैं कनाडा जाना चाहते हैं, टैक्स के पर्सपेक्टिव से. क्योंकि कुछ मैंने आपकी एक पॉडकास्ट देखी थी बहरोज़ के साथ, जिसके अंदर आपने काफ़ी डिटेल में बात की थी, जिसके अंदर लेट्स से मुझे काफ़ी ऐसी इंसाइट्स मिली थी जिसमें मुझे लग रहा था कि यार अगर कोई कनाडा से लेट से बाहर आ रहा है, दुबई जा रहा है, तो उसको अपनी सारी की सारी जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेल ऑफ कर देनी चाहिए. तो उस पर मुझे थोड़ा सा था कि ये किस तरह से हो रहा है, इस तरह से कि आप अगर किसी कंट्री को छोड़ रहे हैं, और भले आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ रहे, 5 साल के लिए आपने सोचा है कि मैं जाऊँगा दुबई और उसके बाद वापस आ जाऊँगा, तब भी एक रिकमेंडेशन है कि आप अपनी जितनी मैक्सिमम लाइबिलिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ख़त्म करके जाएँ. तो थोड़े से अपने बारे में बताएं पहले, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को अनपैक करते हैं. थैंक यू वली. सो मेरा नाम आमिर है. आई ओन एंड रन एन अकाउंटिंग एंड टैक्स फर्म जिसका नाम है फिनेक्शन, और हम ऑपरेट करते हैं कनाडा, यूएस और यूएई में. एक तो हम इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में बुक कीपिंग, पेरोल, टैक्स, कंपनी फॉर्मेशन, पर्सनल एंड बिजनेस टैक्स, ये तमाम सर्विसेज देते हैं. बिसाइड्स दैट वी ऑल्सो स्पेशलाइज इन क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस बिटवीन यूएस कनाडा, कनाडा यूएई, यूएई यूएस, वॉट एवर वे. बेसिकली दो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यूएस के लोग जो यूएस के बाहर हैं, कनाडा के लोग जो कनाडा के बाहर हैं, उनके लिए उनके टैक्स के जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि उनके इश्यूज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और वो इश्यूज़ नहीं होते जो कि एक लोकल अकाउंटेंट को जिसका आइडिया हो. तो इसमें दैट्स वेयर वी हेल्प, बिकॉज वी हैव दैट ओवरसाइट ऑफ ऑल दोज 3 कंट्रीज. अच्छा, इसमें मैंने शुरू में नहीं बताया कि आप यूएई के अंदर भी टैक्स की जो सर्विसेज हैं वो देते हैं. जी बिल्कुल. तो आपकी बेसिकली सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर भी हैं और लोकलाइज भी हैं यूएई, कनाडा और यूएस के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, लोकल भी देते हैं, एंड देन जिनका जो क्रॉस बॉर्डर है वो भी हम राइट. करते हैं. तो अगर मैं मल्टीपल सिनेरियोज हैं जिसके अंदर कोई, मैं फर्स्ट सिनेरियो देखता हूँ कि कोई बंदा इमिग्रेट कर रहा है, कनाडा जा रहा है, और चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, या यूएई से हो, सऊदी से हो, कहीं से भी वो कनाडा जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में होनी चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि आगे उसको टैक्सेस में कोई मेजर हिट ना आ सके, जिसके अंदर उसकी जो कैरी ऑन जो उसके एसेट्स हैं वो, और अगर कोई उसके इमूवेबल एसेट्स हैं बैक होम या इवन दुबई में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से डिक्लेयर करना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप गलत डिक्लेरेशन करते हैं. ठीक है जी. अच्छा देखें, इसमें एक तो हमें ये समझना चाहिए कि कस्टम की रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स की रिक्वायरमेंट. तो कस्टम का तो एक स्टैंडर्ड जो होता है कि जी आप जाते हैं तो एक गुड्स टू फॉलो, गुड्स टू कैरी होता है, वो सब होता है अपनी जगह पे. ठीक है. और उसमें जो आप बताते हैं उसका ताल्लुक कस्टम से होता है कि फ्यूचर में आप उसको मंगवाएं तो कस्टम्स उस पर कोई टैक्स इम्पोज ना करे. फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कोई भी एसेट जो कि आपने अर्न किया था, आपने बनाया था बिफोर यू बिकमिंग रेसिडेंट, तो उसकी वो वैल्यू जो कि एज ऑफ बिकमिंग, डेट ऑफ बिकमिंग रेसिडेंट जो उसकी वैल्यू थी, अप टिल दैट पॉइंट आपके उस एसेट पे कोई कैपिटल गेन नहीं है. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, मैंने एक घर खरीदा था लेट्स सपोज दुबई में 5 लाख दिरहम का, और जब मैं मूव हुआ तो वो 7 लाख दिरहम का हो गया था. और फिर जब मैं फ्यूचर में उसको बेचता हूँ वाइल आई एम अ कैनेडियन सिटीजन और रेसिडेंट, और वो 1 मिलियन दिरहम का है, तो मेरा जो कैपिटल गेन, अच्छा दुबई में तो कैपिटल गेन है नहीं, तो दैट डजंट रियली मैटर, बट फॉर यूएस, फॉर कनाडा पर्पसेस जो मेरा कैपिटल गेन होगा वो 3 लाख दिरहम होगा, क्योंकि 7 लाख की वैल्यू थी जब मैं मूव हुआ था. ठीक है. तो एक तो उस वैल्यू का असेसमेंट रखना बहुत ज़रूरी है वो जब आप कैसे मूव रख हो सकते रहे हैं, जैसे उसकी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए? हैं. बेहतर है अप्रेजल करवा लें, कोई इस टाइप की चीज़ करवा लें.
ओके। जैसे कनाडा मतलब अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कंपैरेबल्स भी दे रही होती हैं ये वो तो CRA इज प्रेटी मच फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू प्रोवाइड हुँ, एज लॉन्ग एज दैट्स अ पब्लिक डाटा एज लॉन्ग एज सफिशिएंट बेसिस हों उसके ठीक है ठीक है। तो हाँ तो एक तो ये हो गया कि आपके जो एसेट्स हैं जो जिनमें कैपिटल गेन होता है जिनमें कोई एप्रिसिएशन होती है वो आप उसकी एक वैल्यूएशन करवा लें या कोई भी डेस्कटॉप वैल्यूएशन जिसके बेस पे आपके पास वैल्यू हो कि इस डेट पे क्या है वहाँ से आपका मीटर स्टार्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन ठीक है। ठीक है अच्छा जो अच्छा आप लोग नोटोरियसली थिंकिंग इसमें लोग ऑलरेडी जो एसेट्स अपने लेट्स से जो 7 लाख का घर था उसको 1 मिलियन का कर सकते हैं, दिखा सकते हैं उसके अंदर। करने को तो करते हो कर सकते हैं करने को करने कर को कर सकते सकते हैं बट देन टैक्स अथॉरिटीज देखें इस बात को सोचें कि जो हम सोच सकते हैं वो टैक्स अथॉरिटीज ने हमसे पहले सोचा हुआ है हाँ, ठीक है ठीक है। तो देन दे हैव देयर ओन वेज टू ट्रैक और जितना हमारे पास डाटा होता है उससे कहीं ज़्यादा डाटा उनके पास होता है हुँ, तो इट्स मच ईजियर फॉर देम टू ट्रैक इट ठीक है, राइट एंड सही एट है। द ऑफ द डे आप देखेंगे देखें अगर आपने 1 लाख का कर लिया उसको ओवर स्टेट कर दिया तो और आपने बाद में बेचा उसमें 1 लाख का कैपिटल गेन आपने कम दिखाया तो टैक्सेबल कैपिटल गेन 50,000 का हुआ उस पे आपका अगर लेट्स सपोज 40% का भी टैक्स रेट है तो 20,000 हुआ तो उस 20,000 दिरहम के चक्कर में आप ये स्ट्रेस लेके ज़िंदगी में घूम रहे हैं कि यार वो मैंने वो किया था अब क्या होगा उसका हुँ, तो इससे बेहतर है कि जस्ट जो जो बी हाँ, फेयर और उसके ठीक साथ है, चलें सही है, तो एनीवेज तो ये तो वो हो गया आपका वो एसेट जिसमें कैपिटल गेन की एक्सपेक्टेशन है उसको आपने ये कर दिया ठीक है। ठीक है दूसरा वो एसेट जो कि आपके लेट्स सपोज आपके पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में या कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं जो भी है अच्छा स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी कैपिटल गेन होता है तो यू नीड टू हैव काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑफ दैट डेट हुँ, इफ हुँ, नॉट एज ऑफ दैट डेट मे बी एंड ऑफ मंथ और बिगिनिंग ऑफ मंथ जस्ट टू हुँ, गिव यू एन आइडिया तो वो आपके पास होनी चाहिए अच्छा बाकी जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं ये सब कुछ है उसके लिए आपको उस पे टैक्स नहीं लगेगा आपको क्योंकि दैट यू हैव अर्न बिफोर यू केम टू कनाडा सो नाउ अब जब आप उसको कनाडा में मंगवाते हैं चाहे इमीडिएट मंगवाएं साल 1.5 साल बाद जब भी मंगवाएं हुँ, वो आपकी इनकम नहीं है वो आपकी सेविंग है हुँ, सेविंग पे कनाडा डज नॉट टैक्स यू ठीक है तो वो हमें एक स्ट्रेस फ्री हो जाना है कि नहीं जी वो उस पैसों पे कोई आपको टैक्स नहीं देना है हाँ दे माइट आस्क यू टू प्रूव कि जो आपने पैसे मंगवाए हैं वो आपने रियलिटी में वो आपकी सेविंग थी ऑन द डेट व्हेन यू बिकेम रेसिडेंट ठीक है कभी कभार होता है कि जी हम मूव हो गए रिमोट जॉब चल रही है वहाँ पे पैसे आ पैसे रहे नहीं हैं आ रहे हैं उसमें। सही है वो हुँ, हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किए हैं देन ऑब्वियसली दैट्स इनकरेक्ट क्योंकि उसमें दे कैन आस्क यू फॉर द स्टेटमेंट और वो आप जब स्टेटमेंट दिखाएंगे कि जी ठीक है आपने लेट्स सपोज $5 लाख मंगवाए हैं वो $5 लाख आपके पास ज़रूर आप ही के अकाउंट से आए थे लेकिन वो 5 लाख ये हिस्ट्री क्या है? वो 4.5 लाख थे देन 50 लाख आपने 50,000 आपने बाद में कमाए तो देन यू माइट गेट कॉट तो इसलिए जस्ट जो आपका पहले आया है वो सेविंग है वो आपकी टैक्स फ्री है और जो स्टॉक्स की बोल रहे हैं वो भी इसी तरह से है कि आपको और स्टॉक्स के केस में आसान भी होता है ना क्योंकि उसमें तो हम्म ट्रैक हो सकता हाँ है उसमें डेट ट्रैक वाइज। हो सकता है पब्लिक लिस्टेड होंगी चीज़ें तो वो उसमें कर सकते हैं ठीक है। ठीक है अच्छा अब आप आ गए ठीक है ना अब आपके आने के बाद आपने तो एक तो ये हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं कि जी हमारा जो एसेट है हुँ, उस पर कोई हमें टैक्स नहीं देना टिल द पॉइंट आपने उसको रखा था तो सिर्फ इसलिए हम उसको ना बेच दें कि नहीं यार वो टैक्स देना पड़ेगा ठीक है। तो वहाँ तक आपको टैक्स एनीवेज नहीं लग रहा अब आप आ गए अब आने के बाद आपको क्या करना है CRA आपके लिए कनाडा की बॉर्डर पे नहीं खड़ा होगा कि भाई बताओ क्या कर रहे हो तुम हुँ, वो आपके बैंक अकाउंट्स में झांक नहीं रहा कि आप रोज़ क्या कर रहे हैं होगा क्या कि जब साल खत्म होगा अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल हुँ, करेंगे हुँ, ठीक है उस टैक्स रिटर्न में आपने अच्छा पहले टैक्स रिटर्न में तो नहीं लेकिन एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड T1135 फॉरेन इनकम वेरिफिकेशन स्टेटमेंट उसमें अगर आपके ड्यूरिंग द टैक्स ईयर द कॉस्ट ऑफ योर एसेट फॉरेन एसेट इज मोर देन $100,000 कैनेडियन तो आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है ठीक है ठीक है। और अगर आपकी ये कॉस्ट मोर देन $250,000 है अच्छा ये कंबाइंड कॉस्ट की बात हो रही है तो मेरे पास 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है या मेरे पास लेट सपोज एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेरी जो कॉस्ट है वो 25,000 थी और बाकी 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैं वो 25-25 ईच के हैं तो मैं 100,000 पे पहुंच गया ठीक है। तो देन आई हैव टू डिक्लेयर ऑल 4 ऑफ दैट सही। ठीक है और लाइकवाइज अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो आपने उसी फॉर्म में डिक्लेयर करना है जस्ट डैट कि वो पहले सिंपल रिपोर्टिंग हो रही थी अब ज़्यादा डिटेल रिपोर्टिंग होगी ठीक है। ठीक है तो एक तो ये काम करना है बाय द वे 1135 के लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन ये मिला हुआ है कि पहले साल में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट बट नॉर्मली आई सजेस्ट जस्ट डू इट हुँ, क्योंकि कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको निकलवाने में टाइम लगेगा हुँ, आपके अपने एसेट्स हैं यू नो अबाउट इट जस्ट डू इट वरना होगा क्या पहले साल आप भूल जाएंगे अगले साल आप टैक्स करने जाएंगे टैक्स प्रिपेयर को नहीं पता होगा वो फिर रह जाएगा हुँ, ठीक है एंड देन द पेनल्टीज आर ह्यूज ठीक है तो वो करना ज़रूरी है
और दूसरा, ऑब्वियसली अगर आपने इनकम जनरेट की है आफ्टर दैट पीरियड, देन यू मस्ट डिक्लेयर इट। चाहे वो यूएई में की, कहीं से भी की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रिमोट जॉब की, आप कंटिन्यू कर रहे हैं रिमोट जॉब, तो आपकी डजेंट मैटर कि किसके अकाउंट में पैसे आए, डजेंट मैटर कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा एम्प्लॉयमेंट से पहले का था कि नहीं, आपने इनकम अर्न की है आफ्टर बिकमिंग रेसिडेंट, सो इट्स टैक्सेबल। चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो कोई जॉब से आ रही हो, फ्रीलांस हो, कुछ भी हो, वो उसी तरह से डील होगी। बिल्कुल सर, टैक्स लॉ ये कहते हैं, मतलब नॉट स्पेसिफिकली कनाडा का बट जनरली स्पीकिंग, टैक्स की लैंग्वेज ये होती है कि अगर आपको गिरे हुए पैसे मिल गए हैं, वो भी हम्म, आपकी इनकम है। अच्छा। आपने इलीगली अर्न किए हैं, वो भी आपकी इनकम है। हम्म, आप डिक्लेयर कर दें, उसका लीगल स्टेटस क्या है, वी डोंट केयर। हम्म, सही है। हम्म, इवन एक फॉर्म है यूएस टैक्स के अंदर विच इज़ कॉल्ड 5471, उसमें एक कॉलम है बाकायदा जिसमें ब्राइब्स का जिक्र है, ब्राइब्स एंड रियली किकबैक्स का। क्योंकि वो फॉर्म है बेसिकली आपकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए, कि सही। वो यूएस पर्सन जिनकी फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं, हम्म, उसके उसके डिस्क्लोजर्स हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में दे एक्नॉलेज द फैक्ट कि ये होता है। सही है, ये करना पड़ता है। तो ठीक है, उसका लीगल मॉरल क्या स्टैंडर्ड है वो अपनी जगह। तो इसका मतलब है क्रिप्टो की इनकम भी वो दिखाना पड़ती होगी। एनीथिंग, एनीथिंग। एनीथिंग, बल्कि हाँ, अब तो ये हो गया है, अगेन आई गो बैक टू द यूएस टैक्स रिटर्न, कि उसमें बाकायदा ये सवाल होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट में मिला, आपने बाय किया, सेल किया, अब दे हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू क्रिप्टो, ताकि फिर बाद में लोग ये ना कहें कि मुझे क्या पता कि वो कि भी वो कोई हाँ, एसेट है, हाँ, मैं तो उसको करेंसी समझ रहा था। हाँ। तो इसलिए अब दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर क्रिप्टो। राइट, राइट, ओके। तो अच्छा, ये तो फिर क्लियर हो गया, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई ना? मेरे ख्याल से हमने सब कुछ क्लियर कर लिया कि अगर कोई बंदा यहाँ से जा रहा है तो उसको किस तरह से अपनी चीज़ें क्लीन रखनी है। हम्म। अब अगर कोई कैनेडियन सिटीज़न हम्म। यहाँ आता है, दुबई आता है, इसको हम्म। इजी रखते हैं क्योंकि यहाँ कोई टैक्स नहीं है, तो हमें फिर यूएस वाला थोड़ा सा सही। डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम्म। अगर कोई बंदा दुबई से यहाँ आता है, लेट्स से सॉरी कनाडा से दुबई आता है, हम्म। उस केस में उसके एसेट्स हैं वहाँ पर, हम्म। उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी, हम्म। उसकी गाड़ी होगी, उसके हाउस होल्ड चीज़ें होंगी, तो उस हम्म। केस में क्या होगा? ओके, आई विल टेक अ स्टेप बैक, पहले हम देख लेते हैं रेसिडेंसी को। ठीक है। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट थे या सिटीजन थे, और नाउ दे आर मूविंग टू दुबई हुँ, या वेर एवर इन मिडिल ईस्ट। हुँ, ठीक है, तो रेसिडेंसी के लिए सबसे पहला तो मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों के जहन में होता है जो जनरली, कि अगर हम 183 डेज से कम रहें कनाडा में, तो हमें ना रिटर्न फाइल करना है, ना टैक्स देना है, उस कुछ नहीं साल का, करना ठीक है। उस साल का। तो फॉर एग्जांपल मैं कनाडा का रेसिडेंट सिटीज़न था, 31 मार्च को मेरी एक जॉब लगी, मैं 1 अप्रैल को दुबई मूव हो गया, तो मैं 183 डेज से कम रहा हूँ तो उस साल मुझे कुछ नहीं करना। और मुझे तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, सीआरए ने बोला भी नहीं कि चाहिए, तो आई एम गुड। हुँ, ऐसा नहीं है। वंस यू वो 183 डेज़ की रिक्वायरमेंट विजिटर्स के लिए होती है और ठीक है, सर्टेन केसेस में होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर रेसिडेंट और सिटीज़न है तो आपने तो बाय डिफ़ॉल्ट करना ही है, अनलेस आप बता दें उन्हें कि जी मैं नॉन रेसिडेंट हूँ। ठीक है। ठीक है, तो बताने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप उन्हें फ़ोन कर लें, ठीक है, आप हुँ, बता दें कि जी मैं इस डेट से मूव हो गया। हुँ, दूसरा तरीका है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया, जो आपने उस साल का करना ही होगा, क्योंकि मार्च 31 तक इन माई एग्जाम्पल आपने काम किया था। हुँ, रिटर्न फाइल किया, उसमें एक ड्रॉप डाउन होता है, पूछता है कि आपका आपका प्रोविंस कौन सा था ऑन 31 दिसंबर। हुँ, हुँ, उसमें ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट का, वो आप सिलेक्ट कर लें, वो आपसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा एंड उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है फॉर्म NR-73। राइट, सही है, वो किसी टैक्स रिटर्न से टाइड नहीं है, दैट यू कैन फाइल एनी टाइम, बट दैट यू कैन नॉट फाइल बिफोर यू मूव, ओके, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बेसिकली दे आर कंपेयरिंग योर टाइज बिटवीन कनाडा एंड यूएई या जहाँ भी आप मूव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसमें जैसे एक सवाल होगा कि जी आपने क्या वहाँ पे कोई घर रेंट पे लिया है या हुँ, बाय किया है, हुँ, अबाउट अबाउट योर एकोमोडेशन, आपके वहाँ पे बच्चे क्या किसी स्कूल में जाते हैं, मैंने स्कूल का नाम तक वो पूछते हैं। ठीक है, हुँ, तो वो इस लेवल का डिटेल फॉर्म है, तो जब तक आप मूव नहीं होंगे आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, सही, तो सही, आपने वो तो वो भी एक तीसरा ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन यूजुअली तब एक्सरसाइज किया जाता है, दैट इज़ एन ऑप्शन, दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। हुँ, वो ऑप्शन तब एक्सरसाइज किया जाता है जब कुछ या तो डाइसी हो, या यू वांट टू बी रियली श्योर कि सीआरए मुझे डॉक्यूमेंट करके दे कि बेस्ड ऑन दीज सर्कमस्टेंसेज मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, हुँ, तो वो आप फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि नॉन रेसिडेंट होना कैसे, मतलब क्राइटेरिया क्या है। सही है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट बच्चे कनाडा में नहीं हो सकते। इफ़ दे आर इन कनाडा, यू मूव आउट ऑफ कनाडा, यू आर नॉट अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रियली? इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिस पे मैं आऊँगा, बट बिसाइड्स दैट एक्सेप्शन दैट इज़ अ रूल, नॉन नेगोशिएबल रूल। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कोई फैमिली है,
2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एंड हस्बैंड को जॉब लगी दुबई में, एंड ही इज़ थिंकिंग टू मूव टू दुबई, लेकिन अकेले। वो कहता है चलो 1-2 साल में पैसे कमाता हूँ टैक्स फ्री, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। उस केस में ही विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कनाडा, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट। हाँ, क्योंकि उसके कितना टाइम के लिए इस तरह से होगा? ही जब तक है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज कुबेर कमाल के साथ मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, उन्होंने मुझे एक और नई चीज़ बताई थी जो मुझे नहीं पता थी। वो ये कह रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दुबई से मूव करते हैं कनाडा, और पूरी फैमिली मूव करती है, लेकिन दे डोंट हैव द इंटेंशन टू स्टे देयर एज लेट्स से, हस्बैंड को नहीं सोचता, वो सोचते हैं कि पहले फैमिली को सेटल करते हैं, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आई विल कम बैक और मैं जो हूँ कंटिन्यू कर लूँगा अपनी जॉब को। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि अगर आप वापस आ जाते हैं और आप गुजारते हैं टाइम, 3 साल 4 साल गुजार देते हैं, इतने में आपके बच्चों को सिटीजनशिप मिल जाती है, आपकी वाइफ को सिटीजनशिप मिल जाती है, एंड देन द वाइफ कम बैक, बच्चे पढ़ते रहेंगे, वाइफ कम बैक एंड स्टार्ट लिविंग विद यू, एंड उस टाइम पर आप यू आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट कैनेडियन। आपको पीआर कार्ड आपका रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप एक कैनेडियन सिटीजन के का स्पाउस हैं, एंड वो आपके साथ रह रही हैं। तो आपको वो पीआर कार्ड में मसला नहीं होगा, वो ऑफ कोर्स बिल्कुल। सिटीजनशिप नहीं होगी, लेकिन पीआर तो वो भी बिल्कुल यही चीज़ है मेरे ख्याल से। नहीं। अच्छा देखें, ये ना इमिग्रेशन और टैक्स के दो अलग स्ट्रीम ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, इवन उनकी डेफिनेशंस अलग हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप अगर जैसे इन दिस एग्जांपल यू आर रेसिडेंट फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस, और जब आपने रिन्यू करना होगा पीआर कार्ड, तो दे विल कंसिडर यू रेसिडेंट फॉर दोज डेज जब आप अपनी कैनेडियन सिटीजन वाइफ के साथ इवन दुबई में रह रहे थे। ठीक है, वो रेसिडेंट की वो इमिग्रेशन की डेफिनेशन है। CRA की डेफिनेशन, या इन मोर प्रिसाइज वर्ड्स, वी आर मोर कंसर्न अबाउट टैक्स रेसिडेंस। ठीक है। सो इन दैट केस यू डोंट हैव अ टैक्स रेसिडेंस इफ यू ओके, डोंट हैव एनी टाइज। ओके। ठीक है। क्विक कॉल आउट, मैंने अभी एक कोहोर्ट लॉन्च किया है, लाइव कोहोर्ट होगा, Q&A सेशंस भी होंगे उसके अंदर, जिसके अंदर 2 दिन का इवेंट है, 2 हफ्ते तक रहेगा। एक हर वीकेंड पे हम करेंगे उसको, उसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। आप उसको जाके देख सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं उसके अंदर। पॉइंट इसका ये है कि जो GCC एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट्स, हम उसके बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल हैं, और जो स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती टैक्स के बारे में। अगर वो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको टैक्स के बारे में नहीं पता, कौन से ईटीएफ्स हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्लेटफॉर्म्स कौन-कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, क्या-क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि अपनी स्पाउस के साथ बैठ के ये कोर्स आप ले सकते हैं। लाइव होगा, 2 दिन के लिए होगा, सैटरडेज़ को होगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और अगर इन केस आप ये मिस कर देते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, जस्ट इन केस। तो आई होप कि आपको इस कोहोर्ट के अंदर वैल्यू मिले, और डू लेट मी नो फॉर एनी अदर काइंड ऑफ कोर्स यू वांट मी टू मेक। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, तो कमिंग बैक टू दिस, के जो आपने एग्जांपल दी कि जी वो पहले हमने मूव कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो एक जो छोटी सी एक्सेप्शन है इसमें, वो हुँ, एक्सेप्शन ये है कि लेट सपोज मैं दुबई में रहता था, और वो एक्सेप्शन शायद हम जैसे बहुत सारे लोगों में अप्लाई होती है कि मैं दुबई में रहता था, मैं कनाडा चला गया, मैंने टाइम गुजारा, मेरा पासपोर्ट आ गया, अब मैं अकेला मूव हुआ बैक टू दुबई। हुँ, हुँ। ठीक है, इन दिस केस मैं पहले रेसिडेंट था, मैंने उसको री इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, जब आप अपनी रेसिडेंस को री इस्टेब्लिश करते हैं, तो while your wife and while your spouse and kids are in Canada, आप वापस आप दुबई आए हैं, बट ये री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेसिडेंस है, तो टेम्पररीली दे विल कंसिडर यू एज अ नॉन रेसिडेंट एंड देम एज अ रेसिडेंट, ओके। बट दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि जो CRA ने अपनी वेबसाइट पे एग्जाम्पल दी है वो ये है कि हस्बैंड मूव्स बैक टू री एस्टेब्लिश रेसिडेंसी एंड वाइफ ज्वाइंस लेटर आफ्टर सेलिंग द हाउस। सही है, तो जस्ट वन एग्जाम्पल, मे बी बच्चे का स्कूल ईयर है उसकी वजह से लेट कर रहे हैं, बट देन इट कैन नॉट बी एन अनलिमिटेड टाइम, इट हैज़ टू हुँ, बी अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम। तो ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज दैट इज़ टेम्परेरी। दैट इज़ वेरी टेम्पररी। ओके। अदरवाइज आपने जैसे, अच्छा अब इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या होता है कि जी आप मूव हो गए, आप आए यहाँ, अब UAE है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप यहाँ पे आए, अब आपने पहले वीज़ा लेना है, फिर MSID लेना है, फिर आपने जो इसके बाद कोई घर ढूंढा, घर लिया, फिर घर लेने के बाद आपने बच्चों को बुलाया इजारी विजारी करवा के, हुँ, तो प्रैक्टिकली आप इन माई एग्जाम्पल 31 मार्च को आए थे, हुँ। बाय द टाइम बच्चे आए 15 मई हो गई। ठीक है। सही है, या आपने बोला चलो स्कूल ये ख़त्म करवा लेते हैं, 30 जून को आए बच्चे। हुँ, सही हुँ। है, तो इन दैट सिनेरियो आपका जो डेट ऑफ डिपार्चर होगा फॉर टैक्स, फॉर बिकमिंग नॉन रेसिडेंट पर्पसेस, वो 31 मार्च नहीं होगा, वो 30 जून होगा, हुँ, जब एक्चुअली आपकी सारी टाइज खत्म हो गई।
ऑल्दो आप फिजिकली मूव आउट डिफरेंट डेट पे हुए हैं, ठीक है। बट व्हेन दे आस्क यू फॉर डेट ऑफ डिपार्चर देन इट्स व्हेन यू हैव कट ऑल द टाइज। हम्म। तो पहली टाई तो हमने बात कर ली कि आपकी स्पाउस और बच्चे। दूसरी टाई जो अगेन एक मेजर टाई है, वो है आपका घर। हम्म। ठीक है, घर लेकिन मैं ओन। पहली टाइप पे ही फंसा हुआ हूँ मैं अभी अच्छा। तक कि ये किस तरह से, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, आपने तो शॉर्ट टर्म का बता दिया था मुझे हाँ। अभी आउट, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर मूव कर रहा हूँ तो हम्म, ये अगर मैं बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है मुझे दुबई में और फॉर सम रीज़न एनी हम्म, रीज़न एनी हम्म, एक्स वाई जी कि मैं जो हूँ अपनी फैमिली को वहीं छोड़ रहा हूँ हम्म, एंड आई जस्ट वांट टू मेक गुड मनी और फिर मैं 2 साल बाद वापस चला जाऊंगा, तो उस 2 साल के अंदर मैं कंसिडर यू आर करूंगा रेसिडेंट। अपने आप को कैनेडियन रेजिडेंट और फिर उसके हिसाब से टैक्स भी दूंगा, जाहिर सी बात बिल्कुल, है। फॉरेन बिल्कुल, इनकम के ऊपर अगर बिल्कुल। 50,000 दिरहम, 60,000, 70,000 दिरहम सैलरी है हम्म, किसी की, तो वो तो 40% 50% के बिल्कुल, पे टैक्स देगा उसके बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि तो वो तो कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ आपने रेंट भी देना है, वो बाकी सब भी करना है। वाह, वो तो तो वो आपकी तो कोई सैलरी फ़ायदा पे ही नहीं है लगेगा। फिर दैट्स इस ट्रू, केस में। दैट्स ट्रू, ऐसे ही है। हम्म। देखें, असल में उनका कॉन्सेप्ट क्या है? उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये प्रिविलेज उसको देंगे, प्रिविलेज कह लें या जो भी कह लें, कि बाय डिफ़ॉल्ट तो सबने टैक्स देना था। हमने आपको आज़ाद कर दिया उस रिक्वायरमेंट से। वो इसलिए कर दिया कि अब हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, आप ठीक है, अगर एसेट्स हैं आपके यहाँ पे वो अलग बात है, बट देन आप जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रही है, आपका घर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यू आर नॉट रियली अ बेनिफिशरी ऑफ द सोशल सिस्टम ऑफ कैनेडा, हम्म। राइट? तब तो बात समझ में आती लेकिन है। फैमिली तो है फिर आपकी। अब फैमिली उधर है तो बाय डिफॉल्ट उनका इंश्योरेंस भी है। अब आप यूज़ ना करें इज अ सेपरेट स्टोरी, बट ओह। बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस है, बाय डिफॉल्ट उनकी और भी सर्विसेज हैं। वो पुलिस की सर्विस ले रहे हैं, वो गार्बेज रिमूवल की सर्विस ले रहे स्कूलिंग ले रहे हैं, हैं, हेल्थ केयर ले स्कूलिंग रहे ले हैं। रहे हैं, तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स वाई दे कैन नॉट रियली मेक इट पर्सन स्पेसिफिक। अच्छा, उस केस में क्या होगा जब मैं, अब अगेन मैं उस पे आता हूँ जो मैंने केस बताया था ना, जिसके अंदर कोई फैमिली मूव करती है दुबई से कनाडा और वो सिर्फ पीआर लेते हैं हस्बैंड और वापस आ जाते हैं, सही है, उस केस में क्या होगा? उस केस में तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं सही जो। है। आप ये कह रहे हैं कि वाइफ और बच्चे मूव हुए, हाँ। हस्बैंड यहाँ जॉब करते रहे, हाँ। सब कुछ हो गया, वो वापस आ गए। हाँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें उसूलन ये होता है कि अगर वो जो हस्बैंड थे उन्होंने अपना पीआर ले लिया था, अब या तो वो एक्चुअल, अच्छा अगेन देखें, पीआर इज अ इमिग्रेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है, पीआर ले लिया, पीआर की वजह से सोशल इंश्योरेंस नंबर मिल गया, दैट इज अ टैक्स कॉन्सेप्ट। हम्म। ठीक है, वन सोशल इंश्योरेंस नंबर मिल गया तो आपका सीआरए में खाता खुल चुका है। ठीक हम्म। है, अब या तो वो सीआरए को फ़ोन करें और बताएं कि जी मैं नॉन रेसिडेंट हूँ। हम्म। सही है, अब वो कर नहीं सकते क्योंकि वाइफ और बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ। तो यस, दैट इज़ द सिनेरियो जहाँ पे उसूलन उनकी जो अच्छा, यहाँ कमा रहा है वो इनकम टैक्सेबल है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई करता बट है। हाँ। दैट्स द रियलिटी। अब थ्योरी और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है। अच्छा, लेकिन अगर बाय लॉ चलें तो ये इसी तरह से। यस। लेकिन कोई अब जब उस, ये तो खैर वो टेम्पररी था, एक बंदा चला गया और फौरन वापस भी आ गया, हाँ, लेकिन हाँ, अगर जो एस्टैब्लिश्ड कैनेडियन सिटीजन है अगर वो ये काम करता है हम्म, तो वो किसी ना किसी तरह से तो उसको पकड़ सकते होंगे ना। क्या अगर करता है अगर वो? वो यहाँ दुबई आ जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ कंटिन्यू करते हैं, फैमिली उनकी वहीं रहती है। हाँ, पकड़ सकते हैं। असल में देखें, एक तो जो जितना टैक्स लॉ है ना दुनिया में, वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ असेसमेंट पे, राइट। कि बंदा ऑनेस्ट है और वो अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है। हम्म। ठीक है, बट ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के लोग नहीं करते कभी कभार। तो देन जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है टैक्स अथॉरिटीज़ की, वो होती है ऑडिट। हम्म। सही है, अब होता ही है कि इतने सारे लोग हैं तो ऑडिट में किसका कब फ्लैग होगा वो नो बडी नोज। सही है, हम्म। इट्स वेरी सिंपल कि जैसे अच्छा, मैं शेख जायद की एग्जांपल नहीं दे सकता, शेख जायद रोड की, क्योंकि यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। बट कनाडा में जैसे 401 एक है, वो बहुत इट्स वहाँ की शेख जायद, हम्म। राइट? तो वहाँ पे अब स्पीड लिमिट 100 है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट, और लोग चल रहे होते हैं 120 पे। तो ठीक है, 10 लोग चल रहे हैं, मे बी कोई एक को रोक लिया जाए, यू नेवर नो हु इज द नेक्स्ट वन। तो वो तो है। तो अच्छा। नॉर्मल सिस्टम टैक्स का इस बात पे बेस करता है कि आपने ट्रूली चीज़ें देनी है, एंड देन उसके बाद वो आपको इफ़ दे नीड दे विल असेस यू। अब वो असेसमेंट का पोर्शन ऑब्वियसली छोटा होता है। एंड अच्छा, इसमें मैं बता दूं, असेसमेंट में होता ही है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करती हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स हमारी प्रायोरिटी है कि जी हम रियल स्टेट प्रोफेशनल्स पे जो है थोड़ा टाइट रखेंगे, क्योंकि वी थिंक हमारी मार्केट इंटेलिजेंस ये कहती है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, हम्म। तो उस पर रखेंगे। फिर कहेंगे जी अब हमारी प्रायोरिटी है कि अब जो है ना हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, नॉट जस्ट प्रोफेशन के हिसाब से, बट इस सर्टेन सिनेरियो के लोगों के ऊपर देखेंगे। हम्म। रिवर्स इमिग्रेशन बहुत, दे माइट से रिवर्स इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वी नीड टू लुक एट इट कि जो
नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं उनका क्या हो रहा है। फैमिली जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ, तो वो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सही। बल्कि ये जो आपके जो जब आप वो मैं कह रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न में आप लिखेंगे मैं नॉन रेसिडेंट था, हम्म। तो कोई उन्होंने आपसे पेपर वर्क थोड़ी मांगा है। हम्म। बट एजम्पशन ये है कि आपने ट्रू असेसमेंट करके चीज़ लिखी है, हम्म। एंड देन अगर कोई ऑडिट हुआ तो दे विल आस्क यू फॉर डॉक्यूमेंट। राइट। अच्छा, अगर अब जो आप उसका नेक्स्ट पार्ट है हाँ, प्रॉपर्टीज का। अच्छा, तो पहला तो हो गया जी, आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए आउट ऑफ द कंट्री, विच इज़ अ मस्ट। हम्म। दूसरा, आपका घर, हम्म। ठीक है, आपके घर ओन करने से गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हम रेजिडेंशियल प्राइमरी रेजिडेंस की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक सही है। है। आपके घर ओन करने से गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, आप वहाँ 10 प्रॉपर्टीज रखें एज लॉन्ग एज। अच्छा, अभी रिसेंटली आया था कि जी नॉन रेसिडेंट ले नहीं सकते, बट वो एक अलग चीज़ है। बट जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट को एक बंदा जो नॉन रेसिडेंट होने जा रहा है उसके प्रॉपर्टी ओन करने से मसला नहीं है, बट ही शुड नॉट हैव अ अबोर्ड दैट ही कॉल्स होम इन दैट कंट्री, इन कैनेडा। इन कनाडा। सही है। तो उसका प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका घर नहीं हो सकता, जैसे हम घर और मकान में फ़र्क करते हैं ना। सही। तो वो घर नहीं हो सकता उसका यहाँ पे, क्योंकि ही इज़ मूविंग आउट, दैट वाज द इंटेंशन। हम्म। ठीक है। तो इन दैट केस आपका अगर घर, अगर तो लीज्ड घर है, किराए पे लिया हुआ है, तो सिंपल है कि जी आपका मुद्दत ख़त्म हुई, आपने वापस किया, आप चल पड़े। ठीक है। ठीक है। अगर वो आपका अपना घर है, देन अच्छा फिर क्या होता है यार, वो मेरे फलां रिश्तेदार हैं, मैंने उनको दे दिया रहने के लिए। हम्म। ठीक है। या फिर जो है ना मेरे वो जानने वाले थे, मैंने उनको सस्ते में दे दिया, क्योंकि वो मैं बाहर हूँ, टेनेंट रखूंगा, वो तंग करेगा, ये होगा वो होगा। हम्म। तो वो एटलीस्ट प्रॉपर्टी की टेक केयर कर लें, वही मेरे लिए इनफ है, आई डोंट केयर अबाउट रेंट। हम्म। ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं कर ये नहीं सकते। कर सकते। ठीक है। उनका रूल ये है कि पहले बात, ये घर खाली नहीं हो सकता, अच्छा, घर खाली नहीं रह सकता। क्योंकि घर खाली है तो बेसिकली यू हैव अ प्लेस दैट यू कॉल होम, हाँ। जो आपका वेट कर रही है जब आप आएंगे। ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप, सही। तो प्रॉब्ली because that बिकॉज। shows your ties to the country that you have an intention to return in a shorter term. ओके। सही। तो खाली नहीं हो सकता। आप फ्री में अपने रिलेटेड पार्टी को नहीं रख सकते। अच्छा। रिलेटेड पार्टी को रखना है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट पे रखना है। सही। ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपने अग्रीमेंट साइन कर लिया, द मनी हैज़ टू मूव। ओके। सही है। तो घर हो गया। ये दो आपकी इन प्राइमरी टाइज हैं जिस पे नेगोशिएबल कुछ नहीं है। यानी कि आप रेंट कर सकते हैं उस घर को, उसको हाँ रेंटल हाँ, प्रॉपर्टी बना रेंट सकते हैं। करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, उसके अपने न्यूआंसेस हैं, वो देखेंगे। हाँ। बट जनरली स्पीकिंग आपने रेंट कर दिया तो आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया। ठीक है। ठीक सही। है। और फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने रेंट कर दिया, आपका लेकिन घर क्राइटेरिया वैसे मीट हो छोड़ के गया। नहीं आ सकते कि छोड़ मैंने के लॉक नहीं आ कर दिया, सकते। कोई देखता रहेगा, आना जाना हाँ, करता नहीं रहे। नहीं नहीं, नहीं वो ऐसे, नहीं। लेकिन लोगों ने किया, अगेन वो फिर वो कर रहे होते हैं लोग इस प्रैक्टिस तरह। वर्सेस थ्योरी का वो फर्क है। हाँ। बट लोग बट देखें, एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो, हो सकता है उन्होंने नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर ही ना किया हो। हम्म। आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। ऑल्दो अगर कोई यहाँ पे 40,000 दिरहम की नौकरी कर रहा है, नॉन रेसिडेंट नहीं डिक्लेयर किया, तो वो फिर एक और क्वेश्चन है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। हम्म। बट वी नेवर नो, हो सकता है ना किया हो सकता है उसके लिए कोई और चीज़ हो जो ज़्यादा मैटर करती है, इसकी वजह से उसने ना किया हो। हम्म। तो बट एनीवेज, तो नहीं, ऐसे लोग तो देखे मैंने, जिस जो जो कनाडा से आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और कनाडा में उनका घर चल रहा होता है अपने हिसाब से, कोई उसमें रह नहीं रहा होता। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनका घरों में अभी आई थिंक फ्लडिंग भी हो गई थी, या उनके घर में कोई पाइप बर्स्ट हुआ था तो पूरा घर तबाह हो गया था, लेकिन वो खाली था घर, और उसमें हुआ फिर ये इस तरह से। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम रेसिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन एज आई सेड कि वो जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ कोई आपसे ये सवाल नहीं, NR 73 में ये क्वेश्चन होता है, बट टैक्स रिटर्न में नहीं होता। बट आप जस्ट बिकॉज आप टैक्स रिटर्न के थ्रू नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं डजंट मीन के आप उसके लिए आंसरेबल नहीं है। सही है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टैक्स पेयर टू फिगर आउट के क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने मीट की हैं, ओनली देन यू शुड मार्क दैट यू वर अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि उसमें डीम रेसिडेंट का भी ऑप्शन है उस ड्रॉप डाउन में। अच्छा। तो अगर आपने लेट्स सपोज आप मूव हो गए थे, आपने घर रेंट नहीं किया, आप नहीं करना चाह रहे, तो देन यू विल मार्क एज डीम रेसिडेंट एंड आपकी वो इनकम पे टैक्सेबल होगी। अच्छा, ये दो मेजर टाइज हो जाती हैं। फिर इसके बाद एक तीसरी टाई है जिसको आई वुड, दे डोंट कॉल इट मेजर, बट आई थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम अगर वो है तो। वो टाई है आपकी कैनेडियन जॉब। ओके। ठीक है। मैं फैमिली लेके मूव हो गया, मैंने जो है अपना घर भी रेंट कर दिया, जो करना था कर दिया, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ कैनेडियन एम्प्लॉयर के लिए। सही है। अच्छा, कैनेडियन एम्प्लॉयर के अलावा भी एक्सेप्शंस हैं कि मैं कैनेडियन आर्म फोर्सेस के लिए कर रहा हूँ या कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, बट वो एक्सेप्शंस हैं। बट मोस्टली जो अगला जो क्राइटेरिया जहाँ लोग फंसते हैं वो है आपकी जॉब। ठीक अगर है। मैं कैनेडियन एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहा हूँ, वर्क का मतलब है नौकरी, नॉट सब कॉन्ट्रैक्ट। सही है। बट दैट शुड बी इन एसेंस सब कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज़ एक्सक्लूडेड। बट अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट है मेरी कैनेडियन एम्प्लॉयर के लिए, और उस वजह से मैं बाहर गया हूँ,
या तो उस वजह से गया हूँ, एम्प्लॉयर ने अलाउ किया है, सही ना, या तो एम्प्लॉयर का काम ऐसा था कि जी मेरी कैनेडियन कंपनी है, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि जाओ दुबई में जाकर तुम मेरे लिए मार्केटिंग करो, सही है, तो वो मेरा एम्प्लॉय रहते हुए वहाँ गया है, तो देन ही कैन नॉट बी अ नॉन रेसिडेंट ऑफ कैनेडा, ओके, ठीक है। सही। और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आपके पास कनाडा में एक जॉब है तो यू आर नॉट अ नॉन रेसिडेंट। अच्छा, उस केस में अगर कोई बंदा किसी को जॉब अपने ही एम्प्लॉयर से मिलता है जाने को, तो उसको पेमेंट अगर कर रहे हैं टीएडीए की फॉर्म में, तो वो तो फिर वो तो यहाँ पर दुबई में उसको पैसे मिल रहे होंगे। नहीं, अगर पेमेंट ना भी कर रहे हो तो भी दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा। इफ़ यू हैव अ जॉब वेटिंग फॉर यू व्हाइल यू कम बैक, हम्म। सही है, अभी पैसे, गवर्नमेंट जॉब में अक्सर ये आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं एक्सटेंडेड ब्रेक ले रहा हूँ 2 साल का, 3 साल का, हम्म। और आई हैव अ जॉब वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो बैक, हम्म। तो नॉन दैट्स अ टाई, दैट्स अ हाँ, टाई, यू दैट कैन इज़ नॉट नॉट। बिकम अ नॉन हाँ, रेसिडेंट विद ओके दैट, ओके ओके। ठीक है। अगेन कैसे असेस होगा, कैसे पता चलेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हम्म। वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे वी डोंट नो, आज वो नहीं कर रहे, कल वो करेंगे कि नहीं करेंगे वी डोंट नो, बट दे कैन डू इट, राइट। सो तो ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली हो गई, घर हो गया, और आपकी यू शुड नॉट हैव अ जॉब वेटिंग फॉर यू, इवन इफ वो आपको पे नहीं कर रही है, यू कैन नॉट हैव अ जॉब वेटिंग फॉर यू। आपने कहा कि फ़र्ज़ करें इवन प्राइवेट एम्प्लॉय है कोई, और वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, और मैं एक सबैटिकल ले लेता, सबैटिकल भी नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे रिमोट वर्किंग का ऑप्शन है, मुझे कंपनी मना नहीं करती कि मैं कहीं से भी काम करूँ, तो मैं 6 महीने के लिए पाकिस्तान चला जाता हूँ, तो टैक्स तो उसी तरह से चल रहा होगा, बिल्कुल, फिर वो उसके अंदर बिल्कुल, वो नहीं होगा, बिल्कुल, राइट? ठीक बिल्कुल। है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ प्रिविलेज जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, कि चले हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप अगले जब तक नहीं है आप ना करें, बट वो प्रिविलेज तभी देगी जब आपने एक्चुअली अपनी टाइज को कट किया हो, ठीक है। सही। दिस माइट साउंड हार्श, बट इफ यू कंपेयर इट विद यूएस टैक्स सिस्टम, वहाँ तो कोई छुटकारा ही नहीं है। सो वी आर स्टिल बेटर ऑफ इन कैनेडा इन दैट टर्म्स, दैट देयर इज स्टिल एन ऑप्शन टू बिकम नॉन रेजिडेंट। हाँ, ऑप्शन तो है ना, आप पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल, यूएस में तो कुछ भी नहीं है ना। यूएस में तो कोई छुटकारा नहीं है, हाँ उसमें उन्होंने डिफरेंट एग्जम्पशंस दी हुई हैं कि इस लेवल तक अगर आपकी अर्न इनकम होगी तो आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन फाइल तो फिर भी सब कुछ करना है। ओके, तो ये आपकी 3 बड़ी टाइज हो गई, इसके अलावा छोटी छोटी टाइज हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं कहता हूँ अननेसेसरी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पर्सनल स्टफ कहीं स्टोरेज में रखा हुआ है, दैट इज़ अ माइनर टाई, अच्छा, ठीक है। ठीक है, आई वुड से कि अगर आप जा रहे हैं 4-5 साल के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है दैट्स फिर। नॉट वर्थ द क्रिएटिंग एन अलर्ट, राइट। सो जस्ट गेट रिड ऑफ इट। आपने गाड़ी रखी हुई है, दैट्स नॉट वर्थ इट, बट आपने बैंक अकाउंट रखा हुआ है, दैट्स ओके, ठीक है। आपने आपकी मॉर्गेज है, दैट्स ओके, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, दैट्स ओके, बट अगेन क्रेडिट कार्ड है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि जी आप 10 क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, सही है। अच्छा, आपने जो है इसके अलावा आपकी हाँ आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप्स, आप अगर मॉर्गेज ब्रोकर हैं, आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं, तो इट इज़ रेकमेंडेड कि आप उसे सरेंडर करके जाएं, अच्छा। ठीक है, अदरवाइज दैट कुड बी काउंटेड एज अ टाई। अच्छा, माइनर टाइज के बारे में गवर्नमेंट की गाइडेंस ये है कि माइनर टाइज को वो इंडिपेंडेंटली रीज़न नहीं बनाते रिजेक्ट करने का, बट माइनर विद अ मेजर और टू मैनी माइनर टाइज विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो राइट। अब देखें, आप अपना पासपोर्ट तो रखेंगे विच इज़ ऑल्सो अ टाई, मोस्ट लाइकली आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रखेंगे विच इज़ ऑल्सो अ टाई, आप एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट रखेंगे, घर है तो मोस्ट लाइकली मॉर्गेज होगी, तो 4 टाइज तो आपकी बैठे वैसे ही बिठाए बननी हो है, गई, हाँ। सही है। अब उसके बाद मैं जी मुझे वो वाला सोफ़ा बड़ा पसंद है, वो मैं नहीं देना चाहता, तो मैं रख के जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से आपने एक और टाई ऐड कर ली, या ये गाड़ी मैंने ली थी, अब कहाँ मिलेगी मुझे इतनी सस्ती, वो भले मेरा दोस्त चलाता रहे लेकिन एटलीस्ट मेरे पास रहे, तो यू आर जस्ट अननेसेसरीली एडिंग दोज टाइज। राइट, तो राइट। माइनर टाइज हों दैट्स ओके, बट मेजर टाइज पे नो नेगोशिएशन। इन अ वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन, कुछ मेडिकल ग्राउंड है जिसकी वजह से है, यू कैन रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, बट बाय डिफॉल्ट बाय लॉ दैट्स द रूल। अच्छा, आपने जो अभी तक हमने जो बात की वो प्राइमरी रेजिडेंस की थी, हाँ, लेकिन अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो और एक नहीं मल्टीपल हैं, तो उस केस में तो वो टाइज आपकी उसका टाई से कोई ताल्लुक टाई नहीं, का ताल्लुक नहीं है। कीप अच्छा। एज मच एज यू वांट। अच्छा, अगर वो कीप एज, बिकॉज यू आर पेइंग टैक्स ऑन दैट, हाँ, आप हाँ। उसकी रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसका टैक्स रेट कम हो जाएगा ना, क्योंकि अच्छा, आई थिंक दिस इज अ गुड सेगवे। तो अब आ जाते हैं हम टैक्स के ऊपर कि ठीक है, अब आप नॉन रेसिडेंट बन गए, आप कनाडा से दुबई मूव हो रहे थे, आपने सारी टाइज को इंश्योर कर लिया, आपने इन्फॉर्म कर दिया, अब आप नॉन रेसिडेंट ठीक हैं, है। ठीक है। अच्छा, अब नॉन रेसिडेंट बनते हुए अब आपके साथ होगा क्या? पहली तो चीज़ यह है, आफ्टर का तो बात की बात है, वाइल यू आर बिकमिंग नॉन रेसिडेंट, आपने एक और फॉर्म फिल करना होता है, अगेन दैट इज़ नॉट अ चॉइस, फिल करना है, लोग नहीं करते, वो उनकी गलती है, लेकिन करना होता है। उस फॉर्म में अपने ग्लोबल एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं विद देयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट, ओके। ठीक है।
अच्छा, कुछ एसेट्स तो ऑब्वियस होते हैं, लोग कर देते हैं। जैसे मेरे पास TFSA है, RRSP है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्रिप्टो है, जो भी है, ग्लोबल है, तो कहीं पे भी है, कहीं किसी भी एक्सचेंज में मैंने क्रिप्टो रखा हुआ है, हैव टू डिक्लेयर। जब ठीक है, आप मूव कर रहे हैं। वाइल यू आर बिकमिंग नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सही ठीक है। है, तो वो तो आप कर वो देते तो हैं। लेकिन वैसे भी कर रहे होते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर, आप अगर बाहर अब की कोई फॉरेन है तो कर रहे हैं ना, कर बाकी तो नहीं कर रहे। अब आपको ग्लोबल करना है, तो ग्लोबल में आपका कैनेडियन भी आ गया। नहीं तो आप टैक्स जब अच्छा आप डिक्लेयर नहीं कर रहे होते। हाँ, उसमें वो कोई पाकिस्तान की तरह वेल्थ स्टेटमेंट वाला सिलसिला अच्छा, नहीं है। ओके, ओके। तो आप सब कुछ नहीं डिक्लेयर करना था, सिर्फ फॉरेन करना था, वो भी अगर 100,000 से ज़्यादा है तो। ठीक है। ठीक है, अब आपको ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट करनी है कि मैं इस दिन आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये मेरी नेटवर्थ थी, ये मेरे एसेट्स थे। ठीक है, ऑब्वियस वाले तो लोग कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं होता। मसला कहाँ आता है, आपकी कोई कॉरपोरेशन है कनाडा में, सही है। अब हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये आपकी कॉरपोरेशन है दुबई में, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो जो कॉरपोरेशन है उसके शेयर्स भी तो मेरे एसेट हैं, राइट। फिर उसकी एक मार्केट वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है। अब वो तो छोटी सी कॉरपोरेशन होगी, कोई पब्लिक लिस्टेड तो है नहीं, तो उसकी मार्केट वैल्यू को ये वो डिफाइन कॉर्पोरेशन करना। भी हो सकती है ना, अगर आपको कोई कंपनी आपको हायर करती है और आप उस कंपनी के थ्रू अपनी हाँ कॉर्पोरेशन हाँ, के तो थ्रू। वो भी कॉरपोरेशन है। अच्छा, ठीक ठीक है। है, तो अब उसकी वैल्यू को डिफाइन करना वुड बी अनदर चैलेंज। सही है, अगर हम्म, छोटी कंपनी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फर्म है, तो अकाउंटिंग फर्म के सर्टेन रूल ऑफ थम्स हैं कि सेल्स का इतना मल्टीपल उसकी टिपिकल वैल्यू होती है, तो यू कैन डू इट। बट कुछ चीज़ों में मुश्किल भी होता है, रेस्टोरेंट मे बी नॉट, तो ये होता है। तो ऐसे कुछ अनऑब्वियस एसेट्स भी होते हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये कौन सा मेरा एसेट है, पर वो होता है, एंड दैट यू माइट मिस आउट। तो पहला स्टेप, आपने अपने ग्लोबल एसेट्स को लिस्ट कर दिया, उनकी उस दिन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू लिख दी। एसरटेन करना इज अ चैलेंज फॉर सम एसेट, बट आपने लिख दी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा स्टेप, अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेशन में वो वैल्यू एसरटेन करना मसला है। हो सकता है वो इसी टाइप की कॉर्पोरेशन आपने बनाई थी फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। जस्ट गेट रिड ऑफ इट, डिसॉल्व द कॉर्पोरेशन बिफोर यू बिकमिंग नॉन रेसिडेंट, सो दैट ना आपको उसमें डालना पड़े, ना उसकी वैल्यू पे कोई क्वेश्चन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ रिड्यूस कर सकते हो हार्मलेसली, जस्ट डू इट। अच्छा, वो पहला स्टेप हो गया, आपने बना दिया। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में आपने कुछ एसेट्स एक्सक्लूड करने हैं। सही है, आपका जो कैश इन बैंक है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जो आपके रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड का मतलब है RRSP, TFSA और RESP, इस टाइप के जो अकाउंट है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड हो जाएगी। ओके। सही है, आपका कंपनी इज़ अ डुअल। कंपनी में ये होता है कि अगर कंपनी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कनाडा में है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी। अगर कंपनी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कनाडा में नहीं है तो वो एक्सक्लूड नहीं होगी। ठीक है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है अगर कंपनी मेरे साथ उठ के चली जाएगी तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, सही है, तो मैं लैपटॉप बंद करके दूसरी जगह मुल्क में जाऊँगा, लैपटॉप खोलूँगा, कंपनी मेरे साथ प्रैक्टिकली मूव हो गई, तो वो एक्सक्लूड नहीं होगी। ठीक है, मेरा रेस्टोरेंट है, तो मेरे जाने से रेस्टोरेंट उठ के नहीं जा रहे, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ठीक सही है, है। अच्छा, लेकिन इसमें जो है एक और चीज़ होगी, मैनेजमेंट का भी पार्ट है, सिर्फ प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैनेजमेंट की भी बात है। कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका ऑफिस तो लेट से वहाँ पर है कनाडा में, बट वो प्योरली रन हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा, बिकॉज आई मूव्ड आउटसाइड ऑफ कनाडा, तो देन वो जो है उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सही। तो ये जो मैंने सिलेक्टेड एसेट्स बताई ये एक्सक्लूड हो गए, इसका मतलब है इस पे आपको कोई सो कॉल्ड एग्जिट टैक्स नहीं देना। ठीक है। अब जो बच गया उस पे आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट अज्यूम करेगी कि ऑन डेट ऑफ बिकमिंग नॉन रेसिडेंट आपने वो एसेट बेचे और दोबारा खरीद लिए। ठीक है। तो जब आपने बेचे तो जो उसकी वैल्यू थी वो आ गई। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास दुबई में एक फ्लैट था जब मैं नॉन रेजिडेंट बन रहा था। हाँ मैं दुबई आ गया, 10 साल काम किया, मेरा 3 प्रॉपर्टीज़ बना ली यहाँ पर। हाँ अब मैं जब दोबारा जाऊँगा हाँ तो वो जो एक प्रॉपर्टी थी फ़र्ज़ करें 5 लाख की थी, अब वो 1 मिलियन की हो गई और मेरे हाँ पास फर्दर 2 प्रॉपर्टीज़ और 1 मिलियन की हो गई हैं। हाँ तो मेरे पास जो कैपिटल गेन बनेगा हाँ, उस पूरे टाइम का, वो बनेगा सबको मिलाकर 5 लाख के बाद, अब बिल्कुल वो 3.5 बिल्कुल मिलियन की। बिल्कुल। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे US में हो, यूरोप में हो, UAE में हो,
कहीं भी हो आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। द आइडिया इज दे वांट टू हैव अ क्लियर बाइफर्केशन कि आपके नॉन रेजिडेंट बनने से पहले क्या था और नॉन रेजिडेंट बनने के बाद क्या बना है। कल को आप वापस आएंगे, वरना तो आप हर चीज़ वो सब कुछ ब्लैक को वाइट कर देंगे, जी ये भी मेरा था, ये भी मेरा था, ये भी मेरा था। तो ये नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दे वांट यू टू डिक्लेयर बिफोर हैंड। अच्छा अच्छा, डिक्लेयर तो सब नहीं, कर लेकिन रहे वो कैपिटल गेन, अच्छा अब अगर एक एक अपार्टमेंट था मेरे पास, उसका तो कैपिटल गेन हो गया। अब सही मैं है, बाहर रहता हूँ, बाहर रह के मैंने पैसे बनाए, तो उस पर नहीं है उस पे नहीं है। बिकॉज यू बिकेम नॉन रेजिडेंट। अच्छा, उसके दैट्स बाद से। हाँ, दैट्स वाई वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैंने वो अपार्टमेंट फ़ौरन ही बेच दिया और उसके बाद एक नया अपार्टमेंट ले लिया, हाँ हाँ, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। दैट्स ओके। ओके। बेसिकली आपने डिक्लेयर किया था ना, ये चीज़ें थी मेरे पास, हुँ। सही है, उस पर आपने टैक्स दे दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 3 साल बाद मैं जाता हूँ और हाँ, एक अपार्टमेंट मेरा 5 लाख का था और अब 1 मिलियन का हो गया है, हम्म, तो जब वो 1 मिलियन का हो गया तो बेहतर ये है कि मैं नॉन रेज़िडेंट बनने से पहले उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दूँ। ना भी करने फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका फिर क्योंकि जब आप कैपिटल। दोबारा जाएंगे, आप रीस्टेब्लिश करेंगे, तो जैसे वो NR 73 था, इस तरह एक और फॉर्म होता है, आई बिलीव NR 74। हाँ, हाँ। तो उसमें आप दोबारा बताते हैं कि जी अब मैं आ गया हूँ हुँ। और ये मेरे एसेट है। लेकिन वो जो कैपिटल गेन्स लग रहा है वो नहीं आएगा फिर वो इसमें? बीच के पीरियड का नहीं लगेगा ना। अच्छा, सही। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है हुँ, मेरा। अच्छा, थोड़ी एक्सटेंडेड एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने एक दुबई में एक अपार्टमेंट खरीदा 5 लाख दिरहम का, हुँ, ठीक है। मैं जब वो 7 लाख दिरहम का था, मैं कनाडा गया PR पे, मैं मूव हो गया। अच्छा, अब जब मैं दोबारा कनाडा को एग्जिट कर रहा हूँ, मैं पासपोर्ट आ गया, सिटीजन बन गया, मिलियन दिरहम का वो अपार्टमेंट हो गया है, और अब मैं मूव आउट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अपनी एग्जांपल में बोला था हम रियल एस्टेट को एक्सक्लूड कर देंगे, बट वो कैनेडियन रियल एस्टेट की बात हो रही थी। ठीक है, सही। तो क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर, इसके हुँ, ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा वंस यू बिकम नॉन रेजिडेंट। हुँ, तो जब आप डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें आप जो है बताएंगे कि जी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इसका 7 लाख था, नॉट 5 लाख, और मेरा आज की तारीख में ये 1 मिलियन का है। तो 3 लाख पे आपने कैपिटल गेन देना है, देना है, देना चाहे आप डिस्पोज़ करें ना करें। है। दैट्स डीम डिस्पोजिशन, दे जब अज्यूम यू हैव डिस्पोज। क्योंकि आप नॉन रेज़िडेंट बन रहे हैं अब। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, ठीक ठीक है, है। क्योंकि फिर उनका कंट्रोल नहीं है ना उसके ऊपर। कैनेडियन हुँ, प्रॉपर्टी में दे हैव अ कंट्रोल, राइट, राइट, राइट। राइट, राइट, तो उनका मेक्स कंट्रोल सेंस। नहीं है, तो वो बोलेंगे हमारा हिसाब क्लियर करके जाओ, बाद में जो करना है करो। ओके, सही ओके। है। मतलब ये तो तो अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन हो गया ना? अनरियलाइज्ड है, बिल्कुल। हाँ, तो वो आपने देना है। अच्छा, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप सिक्योरिटी पोस्ट कर सकते हैं, और एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद वो आपसे मांगना शुरू करते हैं, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल थ्रेशोल्ड, में भी 25,000 या ऐसे कुछ। तो एनीवेज, तो वो अब हमारी वो जो एग्जांपल थी कि जी वो मैंने 5 लाख का लिया था, 7 लाख का हुआ तो मैं रेसिडेंट बना, हुँ। मिलियन का हुआ तो मैं नॉन रेसिडेंट बन गया। तो वो 3 लाख के ऊपर जो भी कैपिटल गेन बना मैंने दे दिया। कितना होगा कैपिटल गेन वैसे 3 लाख के ऊपर? अज्यूम करें उस साल में आपकी कोई इनकम नहीं है, कुछ ठीक है, नहीं है, तो आपका 3 लाख था, तो 3 लाख, अच्छा ये दिरहम है ना, तो समझ ले 3 लाख का मतलब लाख लाख डॉलर हुआ ना। ठीक है, सही है, 50% ऑफ दैट इज टैक्सेबल, तो $50,000 टैक्सेबल हुआ। ठीक है। 50,000 पे आपका टैक्स रेट 20%, 25% लगा लें। 20-25% बनेगा फिर भी। हाँ, सही, सही कैपिटल है। गेन तो से, वो ठीक है, आपने दिया, और जो है आप मूव आउट हो गए, सही। ठीक है। अब उनके रजिस्टर में आपकी वैल्यू रीसेट हो गई है एक ये तो मिलियन बहुत बुरा लगता होगा यार। हाँ, खैर हम लोग दुबई में रहते हैं तो हमें तो अच्छा बिल्कुल भी इस अच्छा, चीज़ का। अगेन अगर आपको बुरा लग रहा है तो यूएस का उससे ज़्यादा बुरा है। तो समथिंग टू बी कंफर्टेबल अबाउट, ओके। हुँ, तो अच्छा, अब कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, अब मिलियन का हो गया, आपने उस पर अपना डीम डिस्पोजिशन होने के बाद कैपिटल गेन दिया, एंड यू मूव्ड ऑन। ठीक है। अब उनके रजिस्टर में आपकी वैल्यू 1 मिलियन हो चुकी है। 1 मिलियन तक आपका खाता CRA से साफ हो गया है, हाँ, जो बना था आप दे चुके हैं। ओके। अब आप चले गए बाहर। अच्छा, और इन दिस केस अगर ये लोकल प्रॉपर्टी थी तो आपने कुछ भी नहीं दिया था, तो उनका रीसेट नहीं हुई वैल्यू, वो वैसे ही चल क्योंकि रही है। उनको पता है कि अच्छा 1 मिलियन होने के बाद से हम नहीं काउंट करेंगे, हुँ, नहीं काउंट करेंगे कैनेडियन प्रॉपर्टी, सॉरी। हुँ, तो उनका वो खाता वहीं पे रुका हुआ है, 7 लाख पे आपने लिया था। हुँ, अब वापस आ जाए इसके ऊपर कि जी वो दुबई की प्रॉपर्टी थी, आपने 3 लाख पे दे दिया, यू केम टू दुबई, आपने उस प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया, ठीक ठीक है। है, अच्छा, अब आपने फिर दोबारा 4-5 साल बाद बोला वापस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब भी वही प्रॉपर्टी आपके पास है। अब वो प्रॉपर्टी हो गई 1.5 मिलियन की। ठीक है। अब जब आप दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर वो तो फॉर्म फिल डिक्लेयर करेंगे, करेंगे, सही। उसमें बताएंगे 1.5। अब उनका मीटर 1.5 से स्टार्ट होगा, राइट, गॉट इट, ठीक है। तो वो गॉट इट। दैट्स द पॉइंट कि जब जब आपका कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, हुँ, इमिग्रेशन का या एमिग्रेशन का, तो उस टाइम पे दे वांट टू रीसेट द वैल्यू, स्पेशली फॉर द एसेट्स जो उनके कंट्रोल में नहीं है, हुँ, ठीक है। गॉट इट। तो ये हो जाता है।
अच्छा, तो ये आपने आपने ग्लोबल एसेट डिक्लेयर किए, जो एक्सक्लूड हो सकते थे वो एक्सक्लूड किए, बाकी जो बच गया उस पे आपको कैपिटल गेन देना है। ठीक है, ठीक सही है। अच्छा, उसमें छोटी सी एक्सेप्शन है, एक सर्टेन अमाउंट से कम हो तो आप वो आपसे नहीं मांगते हैं, या उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो आपसे सिक्योरिटी ले लेते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको सिक्योरिटी आप कहाँ से देंगे? वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मतलब है बैंक गारंटी, सही है ना? बैंक आपको क्यों देगा गारंटी? अब आप कैश रखेंगे जब ही देगा। तो वो सिर्फ उसी केस में वर्क कर सकता है कि मेरे पास बहुत बड़ा कोई स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जिसको मैं लूज़ नहीं करना चाहता, बड़े उसमें प्रीमियम स्टॉक्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ, और जो है ना मैं बैंक से उसके अगेंस्ट लोन ले लूँ, या बैंक लोन ना लूँ, बैंक से उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी मतलब बैंक गारंटी लेके उसको पे कर दूँ, क्योंकि लोन लूँगा तो इंटरेस्ट लगेगा, बैंक गारंटी पे सिर्फ कमीशन लगता है। तो इन अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन सिक्योरिटी माइट वर्क, बट फॉर अ मिडिल मैन, फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन प्रॉब्ली सिक्योरिटी वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगा। तो बॉटम लाइन है कि आपने जी जो बना आपने उस पर टैक्स दिया, आपने अपना खाता साफ किया और आप आगे बढ़ गए। सही। इट्स जस्ट दैट कि आप कहीं नौकरी कर रहे थे, अब नौकरी ख़त्म की है, तो आप वो हिसाब कंटिन्यू रख के नहीं जा सकते। जो आपने लोन लिया था, एडवांस लिया था, आपने वो देना सब क्लियर पड़ता है करना और सब पड़ेगा। क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, और देन यू मूव ऑन। सही। अच्छा, ये तो हो गया आपका एग्जिट करने का सिलसिला, जिसको कॉमनली एग्जिट टैक्स कहते हैं। वैसे इसका नाम है डीम डिस्पोजिशन, या लोग डिपार्चर टैक्स भी कहते हैं। और एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि जी ये 25% है, एक स्टैंडर्ड टर्म है 25%। आई विल टेल यू वो कहाँ से आया, बट दैट्स नॉट 25। जो आपकी उस बकेट में जहाँ फॉल करेगा वो वो रेट उतना होगा रेट आपका, होगा, सही सही। है। बट 25 से ज़्यादा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन अंटिल जून ऑफ 2024 हाफ ऑफ दैट वाज टैक्सेबल। तो अगर मेरा कैपिटल गेन हाफ टैक्सेबल है, अगर $100 का गेन हुआ है, उसका हाफ हुआ 50, तो 50 टैक्सेबल है। तो 50 पे मैक्सिमम टैक्स रेट है ही 47%, और मैं 50 गिन लो तो 25 बना। तो मोटा मोटा लोग कहते हैं कि 25% तक देना पड़ेगा, बट हो सकता है आपके वो कैपिटल गेन सिर्फ $10,000 का हो, तो शायद 25% भी ना बने। ठीक है, तो ये हो गया, आपने अपना लेकिन हिसाब दस क्लियर हज़ार किया। डॉलर भी किसी को एसेट बेचे बगैर आपको फिर वो हाँ, पैसे निकालने हैं, वो पैसे हाँ, देने हैं, पे ये आपको करने हैं। करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना टैक्स मैन को आपको पहले पैसे देने हैं। हाँ, ये पहले देना, और ये आपका वो कहते हैं ना कि आप आ तो गए अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, तो ये वो वाला हिसाब है। तो हाँ, जाने से पहले आपने ये सब कुछ करके जाना है। सही। अच्छा, ये आपने कर दिया। अब आपने और क्या इंश्योर करना है? आपने इंश्योर करना है कि कहीं यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, जो आपका जो फॉर योर ऑडियंस, या जो दुबई की ऑडियंस होगी मे बी, कनाडा में 2-3 टैक्स एडवांटेज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक TFSA कहलाता है, एक RRSP कहलाता है, एक RESP कहलाता है। ठीक है, मेन दो बड़े हैं, TFSA और RRSP, तो लेट्स फोकस ऑन दैट विदाउट गोइंग इनटू कि उसमें होता क्या है। उसके अंदर जो एसेट आपका पड़ा होगा अंडर दैट RRSP अम्ब्रेला, जो आपका एसेट जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपने सेविंग अकाउंट्स बनाए हैं, चाहे आपने यू नो जो टर्म डिपॉजिट होता है वो लिया है, या आपने स्टॉक्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड लिया है, जो भी लिया है, वो टैक्स फ्री ग्रो होता रहेगा इन अम्ब्रेलाज के अंदर, बट यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फर्दर। ओके, सही है। ओके। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर अक्सर होता है कि हमने प्री ऑथराइज डेबिट लगाया होता है कि जी हर महीने $100 कटते जाएं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो कि ना वो हो। ना हो, सही सही। है, क्योंकि इसकी पेनल्टी क्या है? $100 या 1% पर मंथ। सो आई हैड अ क्लाइंट जिसने 11 साल बाद अपनी रिट्रोस्पेक्टिवली नॉन रेसिडेंसी डिक्लेयर की थी, 2022 में, 2011 से, और एक दफ़ा उसके कोई $1,000 चले गए थे RBC से थ्रू ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 11 या 12 सालों के ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से $100 बना, तो पर मंथ के हिसाब से 14,000 की पेनल्टी उसकी आई थी। सही है। इवेंचुअली वी गॉट दैट वेव, बट फर्स्ट शी हैड टू पे। फिर वो उसको वेव करवाया, तो इट बिकम्स अ मैस। सो बेसिकली आपका आपका रूल ये होना चाहिए कि अगर आप नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं, टॉक टू ऑल योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, चाहे आपका वहाँ करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, ऑल योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ब्रोकरेजेस, एंड टेल देम यू आर नॉन रेसिडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। सही है, ताकि वो मसला ही ना हो। तो ये जो TFSA है या RRSP है, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें फंड नहीं कर सकते। हाँ, ग्रो टैक्स फ्री होगा, लेकिन आप उसको फर्दर फंड नहीं कर सकते। सही। विड्रॉ करेंगे तो जो उसका आपका टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसे ही होगा। ठीक है, जो होता है टिपिकली, जैसे RRSP में इफ़ यू टेक मनी आउट, तो वो उस पर शुरू में वो विड होल्ड करते हैं, देन उसके बाद आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हो तो जो भी रेट बनता है उसके हिसाब से लग जाता है। गॉट इट। अच्छा, TFS से विड्रॉ करते हो तो वो विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन हो जाता है, लेकिन वो लिमिट आपकी फिर री इंस्टेट नहीं हो सकती। मतलब री इंस्टेट तो टेक्निकली हो जाएगी,
लेकिन यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, तो रीइंस्टेट का कोई फायदा नहीं है. हम्म So now that becomes a one-way street until you reestablish your residency. हम्म And very important, once you reestablish your residency, वो TFSA की, अच्छा TFSA की लिमिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर साल आपको एक सर्टेन एलोकेशन मिलती है. ठीक है, तो लेट सपोज लास्ट ईयर की एलोकेशन थी 6,500. इस ईयर एलोकेशन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट करती है 6750. तो इफ़ आई एम अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा तो वो एलोकेशन मेरे उस खाते में ऐड होती जा रही है. इवन दो आई डोंट कंट्रीब्यूट, बट वो ऐड हो रही है. और वो उसका मीटर स्टार्ट हुआ था जब आप रेसिडेंट बने थे, जब आपको पीआर मिला था तब से स्टार्ट हो गया था. ठीक है बट व्हेन यू बिकम नॉन रेसिडेंट तो वो भी पॉज हो जाता है. ठीक है अब होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं, सही है, बताना कि मैं दुबई आ गया, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज गुड, 5 साल बाद मैं वापस चला गया. अब मैं वहाँ पे गया किसी एडवाइज़र के पास, उसने बोला कि TFSA में पैसे डाल दो. मैंने कहा डाल देता हूँ. उसने ठीक है बोला कि अच्छा आपकी, मैंने पूछा कितनी मेरी एलोकेशन होगी. उसने सिंपल सा सवाल पूछा, आप कब बने थे रेसिडेंट. मैंने बोला 2009 में. राइट उसने पूरा गिना, उसने लगा दिए पैसे. अब उसने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं कि जी बीच में 5 साल वो भी थे जब मैं नहीं था. सही. तो देन दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम. ओवर कंट्रीब्यूशन पे भी वो आपको पेनल्टी अच्छा, चार्ज ये करती इससे मुझे बड़ा एक फ़नी इंसिडेंट याद आ गया. वो पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट आया था, तो उस टाइम पर ग्लिच था सिस्टम का कि आप आरडीए को फंड कर सकते थे फ्रॉम लोकल बैंक अकाउंट. है. तो वो हो रहा था. मैंने भी एक दो दफ़ा किया और वो बड़े आराम से हो गया था. मतलब और फिर वही बात है ना, आरडीए से तो आप रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं पैसे. बिल्कुल तो आपने लोकल बैंक से फंड किया आरडीए को और आरडीए से रिपैट्रिएट उल्टा कर हो लिया, गया, उल्टा कर ये लिया डॉलर आपने. आने के वापस जा वापस रहे जा हैं. रहे हैं. ये लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने पकड़ लिया था. मेरे ख्याल से हम्म, 2-3 महीने ये ग्लिच रहा था और उसके बाद पकड़ लिया था उन्होंने. हम्म, उसके बाद फिर वो जो पैसे मैंने तो गलती से किए थे 10-15 हज़ार रुपये, तो वो मेरे पास ईमेल आई थी कि आपको जो है ना ये पैसे रिटर्न वापस करने, वरना देने ब्लॉक कर पड़ेंगे. लिए थे उन्होंने वो ओके पैसे. तो ओके. ये चीज़ लेकिन ये यहाँ पर कनाडा में ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा. ये तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि आप जब लेट से छोड़ के जा रहे हैं तो TFSA ब्लॉक नहीं होगा. TFSA चलता हाँ रहेगा. अब आपकी गलती होगी अगर आप उसके अंदर फंड कर देते हैं हाँ, उसको. आपने फंड कर दिया, ये आपकी प्रॉब्लम है. बिल्कुल. सही सही. तो अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि भाई डीम डिस्पोजिशन होना है, मुझे हम्म बैंक्स को बताना है कि अब फर्दर कुछ ना हो. हम्म अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर. राइट. मोस्टली लोग जब कनाडा से यहाँ आते हैं वापस, तो एक प्रॉपर्टी तो बन चुकी होती है. हाँ, बन चुकी होती है मतलब मॉर्गेज पे होती है, एटलीस्ट बट मॉर्गेज स्टिल पे होती है. होती है उनके हाँ. पास, सही है ना. एंड दे डोंट वांट टू लूज इट बिकॉज वापस तो आना है. हम्म अच्छा, तो अब उसमें क्या सिलसिला है आपकी प्रॉपर्टी का, यू कैन रेंट इट, यू विल बिकम नॉन रेसिडेंट, वो काम हो गया. हम्म लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है फॉर टैक्स पर्पसेस इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर नॉन रेसिडेंट कंपेयर टू व्हेन यू आर रेसिडेंट. हम्म ठीक है. नॉन रेसिडेंट आप बन जाते हैं, फिर आपकी लाइबिलिटी ये है कि आपने जिस तरह अपने बैंक्स को बताया था ना कि जी मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, इस तरह आपने अपने टेनेंट को भी बताना है कि मैं, अच्छा पहले मैं बता रहा हूँ व्हाट इज एक्चुअल रूल. एक्चुअल रूल ये है कि आपने टेनेंट को भी बताना है कि मैं नॉन रेसिडेंट हूँ. सही है. फिर आपने टेनेंट को बोलना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 25% ऑफ द रेंट जो मेरा आप मुझे देते हैं वो आप विदहोल्ड करें और हर महीने की 15 तारीख को गवर्नमेंट को दें और बकिया रेंट मुझे दें. नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो भी रेंटल इनकम है वो हम्म, टैक्सेबल है वहाँ पर हाँ हाँ, कनाडा में कितने रेट के ऊपर है वो फिर उसका आपके अलग रेट नहीं है, उसका वो अलग उसी रेट. बकेट में जाएगा ठीक है, आपके. लेकिन अब जो है वो 25% होगी क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है. अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ. हाँ. अच्छा, तो जो है आपने रूल ये है कि आपने टेनेंट को बताना है कि भाई मैं तो चला गया हूँ, अब आप जो है मेरे ब्याह पे आपने गवर्नमेंट को 25% रेंट का हर दफ़ा देना है. सही. अब टेनेंट यूजुअली इन चक्करों में पड़ेगा नहीं, वो बोलेगा मैं क्या करूँ, वो तो बोलेगा ये रेंट है, रेंट लो, करो जो करना है. अच्छा, तो उसमें अच्छा अब CR इज़ नॉट टू फसी अबाउट के जी पैसे किसने भेजे मुझे, रेंट मुझे टेनेंट ने भेजे थे या मुझे लैंडलॉर्ड ने भेजे थे, उसको पैसे मिलने चाहिए. ठीक है. तो दैट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम कि जी वो पैसे कहाँ से आए थे. सही. बट डिफॉल्ट रूल ये है कि ग्रॉस रेंट का 25%, ग्रॉस रेंट का मतलब है बिफोर एनी एक्सपेंस, ग्रॉस रेंट का 25% विद होल्डिंग रेट है जो आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना है मंथली बेसिस पे. ठीक है. दैट्स द डिफॉल्ट रूल फॉर नॉन रेजिडेंट. ठीक आपने है. रेंटल किया है, ग्रॉस का 15% जाना है गवर्नमेंट को. हम्म अच्छा, वो जाना कैसे होता है, आपने उसका जो है एक नॉन रेजिडेंट विद होल्डिंग अकाउंट खुलवाना होता है और उसके थ्रू जाना होता है. हम्म ठीक है. अब ग्रॉस का 25% जाएगा तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. हम्म क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर योर व्यूअर्स के जी, अगर लेट सपोज मेरा रेंट है 4,000 महीने का और मेरा इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस मिला के हो जाता है 3,500, तो मेरा नेट रेंट है 500, ग्रॉस रेंट है 4,000. तो 4,000 का 25% मीन्स मुझे 1,000 देना है. तो मैं हर महीने कैश फ्लो नेगेटिव होता जा रहा हूँ कि 1,000 मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और अच्छा, ये ग्रॉस 3,500, रेंट का 25% होगा. हाँ, तो 3,500 मैं वैसे ही खर्चे हैं और 1,000 गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो 500 मेरी जेब से हर दफ़ा जा रहे हैं. ठीक है. तो ये डिफ़ॉल्ट तरीका है. अच्छा, इस डिफ़ॉल्ट तरीके में रूल यह है कि जी आपने दे दिया, ये आपकी फाइनल लाइबिलिटी है, अब हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप कोई रिटर्न जमा करवाएं, वी आर गुड.
ओके, सी यू नेक्स्ट ईयर, ओके। और उसमें वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, दैट्स द ईजिएस्ट वे, बट देन आपके पैसे बहुत सारे जा रहे हैं। इवन विद इन दिस रूल प्रैक्टिस ये है कि अगर आप अपना साल के आखिर में रिटर्न फाइल कर दें, जिसमें आप बता दें, उसका सेपरेट रिटर्न होता है, वो टिपिकल जो ट्रेडिशनल टैक्स रिटर्न होता है T1 जिसे कहते हैं, ये वो नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जब अपना रिटर्न फाइल कर दें और उसमें आप बता देंगे जी मैंने दिया तो आपको 1000 के हिसाब से 12,000 है, लेकिन मेरा जो नेट एक्सपेंस के बाद बच रहा था वो 500 के हिसाब से टोटल 6,000 बच रहा था, और 6,000 के हिसाब से मेरा ये टैक्स ब्रैकेट बनता है, वही जो विंडो है उसके हिसाब से वो इतना बनता है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट विल रिफंड यू। प्रैक्टिस ये है, कब तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है आई डोंट नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप प्रीएम्प्टिवली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे 25% ऑफ द नेट देना है, ग्रॉस नहीं देना, और ये मेरा एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। नेट में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उस? प्रोजेक्टेड। अच्छा, ओके। अच्छा, लेकिन उसमें दो तीन क्राइटेरियाज हैं जो कि याद रखना ज़रूरी है। पहली चीज़, ये करने के लिए सीआरए बोलेगा कि यू हैव टू हैव अ एजेंट इन कनाडा, ओके। यू हैव टू हैव समबडी इन कनाडा। एजेंट जरूरी नहीं रियल एस्टेट एजेंट हो या कोई टैक्स बनाने वाला बंदा हो, एनी इंडिविजुअल एडल्ट हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी योर एजेंट। तो आपका एजेंट होना चाहिए कनाडा में, और वो एजेंट लीगली लायबल है आपके टैक्सेस के लिए। अगर आपने पे नहीं किया, वो आपके पीछे, गवर्नमेंट एजेंट के पीछे भी आएगी, अच्छा। ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि हम अगर किसी दोस्त को बोलते हैं बन जाओ एजेंट, वो जब फ़ोन करता है तो वो गवर्नमेंट, वो सीआरए डरा देता है उनको अच्छा। कि आर यू श्योर आप करना चाह रहे हैं, यू वुड बी ऑन द लाइन दिस दैट, यू नो। तो अगर कोई एजेंट है तो यू हैव टू प्रिपेयर हिम वेल इनफ कि जी ये सब कुछ है, और ऑब्वियसली दे शुड बी एबल टू ट्रस्ट यू, ओनली देन दे विल डू इट। तो एजेंट होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आपने प्रोजेक्शन के बेसिस पे किया और आपने एक फेवर लिया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू मस्ट फाइल योर रिटर्न। जब आप ग्रॉस दे रहे थे तो आपकी चॉइस थी, फाइल करोगे मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। इन दिस केस यू मस्ट फाइल। जब आप फाइल करेंगे अपना रिटर्न, तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपने दिया, अब आपने 25% ऑफ द नेट दिया था, अब 25 इज जस्ट एन इंडिकेटिव अमाउंट। हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा हो गई हो, कोई टेनेंट गया और दूसरा टेनेंट हायर रेट पे आ गया, हो सकता है एक्सपेंस कम हो गए हो, या एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हो, या आपका टेनेंट चला गया, आपकी इनकम कम हो गई, वॉट एवर इज़ द केस, आपने वो देते रहने पैसे। 12 महीने के बाद जब साल ख़त्म हुआ, आपने फाइल किया, और उसमें अगर आपने ज़्यादा पैसे दे दिए तो रिफंड मिल जाएगा, कम दिए तो वो आपसे मांग लेंगे। ठीक है। दैट्स वेयर एजेंट का रोल आता है कि अगर वो कम हुए तो एजेंट से वो मांगेंगे। सही। सही है, तो एजेंट हैज़ टू बी अलर्ट के हो क्या रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, बट दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, बट दिस सेव्स अ लॉट ऑफ योर कैश फ्लो। लेकिन दैट्स व्हाई आई सेड कि प्रैक्टिस है कि आप ग्रॉस का भी करें तो वापस आ जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस कब तक कंटिन्यू रहती है वी डोंट नो, बिकॉज रूल ये कहता है कि ये एक ऑल्टरनेट दिया गया है, ठीक है। तो सही। ये हो गया आपका रेंटल का सिनेरियो। तो हमने रेंटल डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसका सिंपल है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि जी ये है, तो वो विदहोल्ड करके ही आपको देंगे, ठीक है। उन्होंने विदहोल्ड कर लिया, देन यू डोंट नीड टू पे। अच्छा, अगर लेट्स से अपार्ट फ्रॉम दिस टीएफएसए अगर मेरी कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स के अंदर, और वो फ़र्ज़ करें $50,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उस पे मुझे डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, हर क्वार्टर मिल रहे हैं, और मैं अब नॉन रेजिडेंट हूँ, तो उस, और मैंने रखा हुआ भी अकाउंट कनाडा में, हालांकि मेरे ख्याल से लेट्स से प्रिस्क्राइब्ड यही होगा कि आप उसको लिक्विडेट कर दें और फिर वो पैसे ले के आ जाएं, या उसको रखें वहाँ विल पर? कम टू दैट। अच्छा, अगर मैंने उसको वहाँ रखा हुआ है, तो अगर वो रखा हुआ है वहाँ पर, और डिविडेंड पे टैक्स मेरा पड़ रहा था, जो भी डिविडेंड पे टैक्स पड़ रहा था वो अभी भी उसी तरह से पड़ता रहेगा, और कैपिटल गेंस के ऊपर क्या होगा फिर अगर मैं सेल ऑफ करता हूँ उनको, तो वो मेरा मार्जिनल टैक्स होगा जो कि मैं वहाँ रहते हुए? अच्छा, देखिए, हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन विदहोल्डिंग रेट एंड टैक्स रेट, ठीक है। ठीक है। रूल ये है कि ऑल योर इनकम विल बी विदहेल्ड एट 25%। ठीक है। सही है, तो जो भी पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ नॉन रेजिडेंट। बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, ठीक उसकी है। जो भी आपको पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सपोज आपका क्वेस्ट ट्रेड में ब्रोकरेज अकाउंट था, आपने डिविडेंड अर्न किया, तो क्वेस्ट ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके डेटाबेस में आप नॉन रेजिडेंट आ रहे हैं, तो आपने 100 रुपये अर्न किए तो वो 75 आपको देंगे, 25 वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे ऑन योर बिहाफ। और साल के आखिर में जब आपको वो समरी मिलेगी तो उसमें लिखा होगा कि इतना फॉरेन टैक्स, इतना जो है हमने डिविडेंड विदहोल्ड करके गवर्नमेंट को दिया। तो रूल है 25%। और ये विदहोल्ड का है? दैट इज विदहोल्ड। अच्छा, विदहोल्ड का जनरल रूल ये है फॉर नॉन रेसिडेंट, जो विदहोल्ड कर लिया वो फाइनल है, ठीक है। आपने नहीं करना, आप ना करें, उसको ना छेड़ें, दैट्स इट। बट अगर उस विदहोल्ड में से जस्ट लाइक रेंटल आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइबिलिटी कम बनती,
जैसे फॉर एग्जांपल यूएस कनाडा की ट्रीटी है, ड्यू टू दैट ट्रीटी डिविडेंड का विदहोल्डिंग रेट 15% होना चाहिए। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू क्लेम दैट 10% बैक, अच्छा अब तो थोड़ा एडवांस हो गए हैं, वो आपसे पहले ही डिटेल ले लेते हैं कि आप यूएस पर्सन है तो आप अपना डिटेल्स दे दें तो देन वो 15 ही विड्रोल करेंगे। बट लेट्स सपोज ड्यू टू वॉट एवर रीजन 15 नहीं 25% विड्रोल हुआ था, ठीक है। सही है। तो एंड इफ यू वांट टू क्लेम दैट 10% बैक देन यू हैव टू फाइल अ रिटर्न। तो विदहोल्डिंग 25 है, आप रिटर्न फाइल करें, रिटर्न के हिसाब से जो आपका रेट बनेगा वो आपको फिर यू विल जस्ट पे। ओके, वो 15% से ही आप, क्योंकि आपकी ट्रीटी है कनाडा और यूएस की, उसकी वजह से वो 15% रहेगा। वो ट्रीटी विदहोल्ड करने की है, अच्छा। सही है। अगर तो एटलीस्ट 15 रहेगा, वरना फिर ये है कि अब डिपेंड करता है उस साल आपकी टोटल इनकम क्या है, कहाँ बैठते हैं आप, सही है। तो उस हिसाब से डिसाइड करना है। बट अगर इफ़ यू थिंक कि आपका 25% से ज़्यादा होगा, एंड एज आई सेड कि अगर कैपिटल गेन की स्पेशली बात करें तो 25% से ज़्यादा होने के चांसेस बहुत रेयर है, सही है ना। तो बंदा बोलता है ठीक है ले लिया लेट्स मूव ऑन, इसके लिए मैं क्या टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा। अच्छा, ठीक है। और अगर आप तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कोई बंदा लीव कर रहा है, अच्छा वो हमने कहा था कि बाद में बात करेंगे कि फिर वो अपने एसेट्स के साथ क्या करे अगर वो। हाँ अच्छा, लेट्स कम टू दैट, आई थिंक दिस ओके। अ गुड क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। हम्म। तो देखें इसमें यह है कि RRSP TFS है, अच्छा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि बंदा UAE आ रहा है। ठीक है। दैट्स वाई US एंड UAE विल डिफर अ लॉट, हम्म। क्योंकि US का मैंने बहरूफ से डिस्कस किया था और हमारा कंक्लूजन यही था फॉर मोस्ट ऑफ द एसेट्स हम्म। इट मेक सेंस टू जस्ट लिक्विडेट। लिक्विडेटेड। UAE के केस में मैं बोलूँगा कि कनाडा के एंड से कोई मसला नहीं है, आप उसे रख लें। बट इफ दैट इज, अच्छा तो RRSP TFS से टैक्स फ्री ग्रो हो रहा है तो जस्ट लेट इट बी देयर, नो ठीक है। प्रॉब्लम। मेक श्योर कि आप उसके अंदर ये सारे कोई एडिशन ना हो रहा हो, वो तो हो गया, ठीक है। अच्छा बाकी जो नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको देखना मतलब उसमें आई डोंट सी अ रीज़न टू रिटेन दैट इन कनाडा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है। तो वहाँ पे वो 25% भी विड्रॉल हो रहा है तो दैट्स गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो अगर तो कोई ऐसा नहीं है कि जी मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, एनीवेज उस पर अपने डीम डिस्पोजिशन का कैपिटल गेन दे ही देना है, सही है। नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट पे आपको देना है तो डीम डिस्पोजिशन होगी, कैपिटल गेन देना ही देना है। व्हाई नॉट जस्ट सेल इट ऑफ, अनलेस कोई आपकी कोई खास एसोसिएशन है कि नहीं जी ये तो मेरे। ये तो स्टॉक्स की बात हो गई। हाँ प्रॉपर्टी की केस में हो सकती है ना एसोसिएशन के भाई हाँ रखनी है नहीं, वो। कभी कभार स्टॉक में भी होती है कि मैंने 20 साल काम किया था IBM में, ये मेरे वेस्टेड स्टॉक्स हाँ थे, मैं नहीं दे रहा, हाँ, मैं नहीं दे रहा, या सही। मुझे लगता है ये कंपनी कल को तो जो है ना वो तो वो तो कर लेकिन लेगी। आप अगर इस तरह का स्टॉक है तो आप बेच के जब यूएई आ जाएं तो फिर यहाँ से भी खरीद सकते हैं। हाँ करने को तो हो सकता है, करने को तो हो सकता है ना, एग्री कि रियल एस्टेट में नहीं हो सकता, इसमें एटलीस्ट ये ऑप्शन है। तो हो सकता है कभी होता है नहीं मुझे नहीं बेचना, ये मेरा बैकअप प्लान है, कुछ ना हो दुनिया में तो वो ये तो है मेरे साइकोलॉजिकल पास। इम्पैक्ट भी आता है लोगों हाँ को तो वो होता है, वरना मैथमेटिकली इट मेक्स मोर सेंस कि एक जगह आपको 25% देना ही देना है, दूसरी जगह टैक्स फ्री है तो जस्ट नहीं, लेकिन लिक्विडेट इट लेकिन एंड उसमें मूव एक ऑन। एक कैच है। यूएई के अंदर अगर आप आते हैं और यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं यूएस के, तो आपको 25% 15% नहीं देना, आपको 30% देना है डिविडेंड टैक्स। ये लोगों को हाँ नहीं पता क्योंकि वो होता। आपके नॉन रेसिडेंट। यू नॉन उसमें एक है वर्क अराउंड के आप ये आयरिश डोमिसाइल्ड ETF लें, सिर्फ ETF के ऊपर होगा, उसमें 15% मिलता है क्योंकि वो यूके उनकी के ट्रीटी होगी। उनकी ट्रीटी है। तो वहाँ से आप लेते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ETF होंगे, वो स्टॉक्स नहीं होंगे, हाँ पर्टिकुलर ETFs होंगे। हाँ तो इसलिए अगर आपका वहाँ चल रहा है और आप कैसे सोच सकते हैं कि 15% डिविडेंड पे टैक्स है, और डिविडेंड ज़्यादा बड़े होते भी नहीं हाँ है, हाँ डिविडेंड के ज़्यादा वो बिल्कुल अमाउंट भी नहीं होती है। तो बिल्कुल अगर आप 15% पे चला सकते हैं तो वहाँ चला पे सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट पार्ट, बट एक और इंटरेस्टिंग थॉट मेरे जहन में आ रहा है कि हाउ अबाउट दिस कि अगर मैं UAE वो पैसा लिक्विडेट करके लाया और मैंने UAE का कोई ऐसा ETF लिया, आई डोंट नो UAE में ETF हैं भी कि नहीं, UAE बेस्ड ETF हैं भी कि नहीं, बट UAE का कोई ऐसा ETF लिया जो US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं, हाउ विल ऐसा दैट नहीं प्ले? होगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर वो वही हो जाएगा, डिविडेंड तो आए, ओके, फिर टैक्स तो देन नो लगेगा। चॉइस। तो फिर वो आपको यूएस के बट ये खाली US के लिए आई थिंक, अगर हाँ, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कैनेडियन स्टॉक्स में है तो क्या होगा, फिर मुझे नहीं पता क्योंकि दैट वी नीड टू सी। मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि मुझे हाँ यूएस का पता 30%। यूएस तो छोड़ता ही नहीं ना, वो तो हाँ कहीं से भी ले लेता है। तो हाँ। बेसिकली यूएस का एक रूल है FIRPTA करके वो कहलाती है इनकम, फिक्स्ड इनकम डिटरमाइनेबल समथिंग समथिंग। तो वो रूल ये है कि जी अगर कोई नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है दैट टाइप ऑफ इनकम तो ये डिविडेंड उसी में आता है। हाँ, तो 30% आपने विड्रॉल करना है। हाँ। और आप दुनिया में कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, आपके रेसिडेंट्स क्या है, दे डोंट केयर, किसी ने कमाया हमसे कमाया हम रखेंगे 30%। बट यूएई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो शायद आपको स्टॉक्स बेचने पे मजबूर कर दे। यहाँ कोई कैपिटल गेन्स नहीं होगा। हाँ
तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर कोई कैपिटल गेन होना है, A lot of people move to UAE only for the fact कि they foresee कि उनके पास काफ़ी सारी होल्डिंग है बिटकॉइंस की या क्रिप्टो की, एंड दे थिंक कि वो अगले 2 साल में 3 साल में बढ़ने वाला है। बढ़ने वाली है। अब हाँ, बढ़ने वाला है को तो कोई टैक्स नहीं कर सकता ना, वो तो हाँ, जब आप लीव आउट करेंगे तो उस दिन जो वैल्यू उस पर कर लेंगे। बिल्कुल। एंड आई नो पीपल जिन्होंने whom I discussed the case with, उनका ये भी था किसी का कि जी मुझे कोई एक स्टॉक ऑप्शन मिलने वाला है वेयर आई वर्कड, अभी राइट, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलने वाला है, राइट, सही है, तो राइट। उससे पहले मैं यूएई मूव कर जाऊँ। हाँ, तो ओके, इट मेक्स सेंस, मे बी उन सिचुएशन में मेक्स सेंस। उनका प्योर मोटिवेशन ये था टू सेव दैट कैपिटल गेन। राइट। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, बोथ रेजिडेंशियल और रेंटल, उस केस के अंदर अगेन वही चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी, कैपिटल गेन। रेंटल ही है सब, रेसिडेंशियल तो रह ही नहीं सकती ना। हाँ, रेजिडेंशियल उसको रेंटल करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो सब कुछ इवेंचुअली सब रेंटल है, तो सब बाय डिफॉल्ट 25% आपने देना है। हम्म, अच्छा, अगर नहीं देना चाहते तो सीआरएस अप्रूवल लें, दैट इज कॉल्ड NR6, फिर 25% ऑफ द नेट देंगे, लेकिन यू नीड टू हैव एन एजेंट, और साल के आखिर में टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और पैसे आपके प्लस माइनस जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने पहले भी पूछा था, शायद वो मिस हो गया मुझसे, कि अगर आप बीइंग अ रेजिडेंट कैनेडियन, आप वहाँ पर होते हुए कोई आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीपल हैं या एक है, तो उसकी जो रेंटल इनकम है उसके ऊपर आपका वही मार्जिनल टैक्स होगा वो जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो रेंट आता है, सॉरी मैंने मिस कर दिया, कैन यू जो रिपीट? रेंट आता है आपका, आपकी रेजिडेंस जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हाँ, उसके ऊपर जो रेंट आता है वो टैक्स होता है वहाँ पर, अब बीइंग अ रेजिडेंट कैनेडियन। रेंटल इनकम पे, हाँ, हाँ, रेंटल डेट इज होता है और टैक्स। वो उसका वही मार्जिनल टैक्स होगा। अच्छा, इस केस में वो 25% चला जाएगा। हाँ, अच्छा नहीं, इस केस में अब होता ही है कि जब आप वो, अगर तो आपने विदहोल्डिंग कर दी और आप खुश हैं उस पर तो ओके, 25% सही है, है, अदरवाइज़ वो फिर अदर फाइल किया तो जो रेट होगा वो उसके ठीक है। हिसाब से हो जाएगा। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे, और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यूएई कनाडा हमने दोनों कर लिया, और इनफैक्ट इसके अंदर पाकिस्तान भी आ ही जाता है या इंडिया भी आ ही जाता है, ऑल्दो कि वहाँ पर भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन वो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा, वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहाँ के एग्जैक्टली। टैक्सेस को अगर शुरू करते हैं। और यूएस को फिर मैं इसलिए, अब क्योंकि हमें अब यूएई का सेगमेंट लाना है जो जो सिर्फ यूएई के टैक्स के बारे में, तो यूएई आई मीन कनाडा यूएस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए। तो अगर अब मैं आऊँ आपसे बात करूँ यूएई के टैक्स के बारे में, जो कि मैंने इससे पहले भी 1-2 लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई थी। तो उसके बारे में आजकल क्या चल रहा है यहाँ पर, जो वैट है, वैट के बाद कॉर्पोरेट टैक्स आया है, फिलहाल इनकम टैक्स तो नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या होता है आगे सही। जाकर। ओमान में बाय द वे इनकम टैक्स ओके। का है कि जनवरी से स्टार्ट होगा, पता नहीं कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो फिर वो वंस ओमान में किसी भी एक जीसीसी नेशन में कुछ होने हाँ, लगता है तो तो उसकी बाकी सब उसको आना फॉलो। लगता है, मतलब किसी वजह से है वहाँ पर, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उन्होंने कर दिया है, वो जीसीसी में कहीं ना कहीं से आएगा। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम, देखें वैट तो अब लोग काफ़ी उससे एडजस्ट हो चुके हैं, आया था एंड यूज एज एंड यूज़र टेक्निकली आपकी प्राइस 5% से बढ़ गई, बट देन इवेंचुअली पीपल एब्जॉर्ब दैट कि ठीक है ये चीज़ पहले 10 रुपए की थी, अब ये 10 रुपए की नहीं है, 10.5 की है, लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वैट सिंपल है फ्रॉम द बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। वैट का सिंपली मतलब ये था कि उसने रजिस्टर होना है, एक दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट स्टेप। देखें जितना भी ये टैक्स आ रहा है ना यूएई के अंदर बिजनेसेस के लिए, उसका रीज़न ठीक है, गवर्नमेंट ने इनकम अर्न करनी है वो अपनी जगह, बट उससे बड़ा उसका रीज़न कंप्लाइंस है। WTO कंप्लायंस। दे वांट एक तो वो कंप्लाइंस के वो ओईसीडी की ओके, कंप्लाइंस करनी सही है। सही समझ गया, दूसरी कंप्लायंस। दूसरा हाँ। दूसरा कंप्लाइंस का पार्ट वो भी है कि दे वांट टू डॉक्यूमेंट कि लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैंक्स का मेजर चैलेंज ये था कि जी कोई 2 मिलियन की सेल दिखा दो या 20 मिलियन की दिखा दो, एक जीरो ही तो ऐड करना है, थर्ड पार्टी शिपमेंट, थर्ड पोर्ट शिपमेंट होती है, कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंट दिखाने को, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आई वर्कड इन अ बैंक एंड वी हैव सीन दोस केसेस, वो डॉक्यूमेंट आ रहा है कि जी मैंने इससे खरीदा, उसको बेचा, पता चला वो दोनों कंपनियां एक ही बिल्डिंग में 2 कमरों के अंदर एक ही बंदे की थी। तो इस टाइप की भी बहुत चीज़ें होती हैं, और वो दिखाने को कुछ था ही नहीं क्योंकि थर्ड पोर्ट शिपमेंट बोलते थे।
ओके, कमिंग बैक टू दिस, तो एक तो वो कंप्लायंस ओईसीडी की करनी है, वो अपनी जगह है। दूसरा, दे वांट थिंग्स टू गेट डॉक्यूमेंटेड। तो जब वैट आया तो उसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ फ्रॉम ओवरऑल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि चीज़ें एटलीस्ट जो जो ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू वैट थी वो रिकॉर्ड होना शुरू हुई। सही है। तो वो होता गया, एंड नाउ पीपल आर वेरी मच यूज टू विद इट फ्रॉम द बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू कि जी ये चीज़ें जिन पे वैट लगना है, सेल्स पे मुझे कलेक्ट करना है तो करना है, ये चीज़ों पे वैट लगता है तो इसकी रसीदें मैं अपने अकाउंटेंट को दूंगा और वो उसको क्लेम कर लेगा। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बड़ी सिंपल थी। अब आ गया कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, हुआ ये है अनफॉर्चुनेटली कि एटलीस्ट अब तो खैर बेहतर हो रहा है, लेकिन फॉर लास्ट 1 ईयर और सो लोगों ने इसको बड़ा हल्का लिया था कि ठीक है वैट भी आ गया था, कर ही लिया था तो ये भी कर ही लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। बट देखें, जब वैट आया था तो वैट का डोमेन आपकी इनकम थी, ठीक है, क्योंकि उस पर वैट आप कलेक्ट कर रहे थे, और वो वैसे भी बड़ी ऑब्जेक्टिव होती थी, ठीक है ना। वो आपके, अगर आप रिटेल में हैं तो पॉज मशीन से आ जाती थी, आप जो भी कर रहे हैं इनकम है, ऑब्वियसली अपने इन्वॉइसिंग की है तो वो इनकम तो होती है आपके पास, और वो एक्सपेंसेस है जिस पे वैट लग रहा है, ठीक है। टिपिकली वो या तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, जो मटेरियल आपने परचेज किया है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में तो प्रॉब्ली आपका रेंट होगा, या इस तरह की 4-5 चीज़ें होंगी। सो इट वॉज वेरी सिंपल, यू डिडंट रियली रिक्वायर अ फुल फ्लैश बुक कीपिंग फॉर दैट, एंड दैट वॉज द रीज़न। काफ़ी सारे क्लाइंट जो अब हम ऑन बोर्ड करते हैं उसमें हम देखते हैं कि या तो उनकी बुक कीपिंग कभी हुई नहीं है, या वो काफ़ी इनकरेक्टली हुई है, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, किसी ने उसको चेक नहीं किया। तो नाउ सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस ओनर्स के लिए ज़रूरी है वो ये है देखना, अ वेरी बेसिक चीज़ बिफोर वी गो इनटू टेक्निकलिटीज़, कि क्या मेरी बुक इन ऑर्डर है, सही है। और ओके, उससे भी 2 स्टेप पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू आई नीड टू रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड हैव आई रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स और नॉट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट आपका स्टेप 1 है, वो तो आपने करना ही है, ठीक है। हर किस्म की कॉर्पोरेट, चाहे वो एलएलसी है, चाहे वो कुछ और है, कॉर्पोरेशन है, फ्री जोन है, रजिस्टर तो करना है, ठीक है। तो वो तो आपने करना ही करना है। एक उसमें कैविएट से भी है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी 1 मिलियन से कम का रेवेन्यू है तो आपने नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ ओनली फॉर द नेचुरल पर्सनस, ठीक है, अदरवाइज आपने करना है। अच्छा, अब रजिस्टर हो गए, अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा फिजिकल ईयर क्या है या मेरा टैक्स ईयर क्या है, ठीक है। नॉर्मली रजिस्टर होता है तो आपने खुद लिखना होता है कि जी मेरा टैक्स ईयर जनवरी टू दिसंबर है या फरवरी टू जनवरी है, जो भी है, बट लिखना इज नॉट इनफ। एफटीए कैन से आपने लिखा था, हमने डाल दिया, बट यू नीड टू नो व्हाट इज योर टैक्स ईयर। अब आपने चेक करना पड़ेगा आपका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अक्सर लोगों ने क्या किया कि जी जस्ट टू सेव के जी मैं मज़ीद कुछ महीने बचा लूँ, उन्होंने बोला कि वैसे टैक्स ईयर जून से आया था ना, तो जून 1 के बाद जिसका भी जब भी टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो टैक्सेबल है। तो लोगों ने किया कि जी ठीक है, मैं जनवरी नहीं करता हूँ, मैं मैक्सिमम खींच सकता हूँ मई तक, तो मैं अपना टैक्स ईयर का स्टार्ट मई रखता हूँ ताकि मेरे मज़ीद 4 महीने 5 महीने टैक्स फ्री हो जाएं। राइट। लेकिन इसका जो कंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट है, कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, वो आपका एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्या लिखा हुआ है? इफ़ इट इज़ साइलेंट देन इट्स जनवरी टू दिसंबर, ओके। अनलेस आप बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करें अपनी अथॉरिटी को, चाहे वो डीईडी है या फ्री जोन है, उसको बताएं कि नहीं मैं ये चेंज कर रहा हूँ। तो पहला तो हो गया रजिस्टर किया, टैक्स ईयर आपको पता होना चाहिए। अज्यूमिंग फॉर रेस्ट ऑफ आर डिस्कशन के टैक्स ईयर जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। तो अब अगला सवाल ये होता है कि जी मेरी बुक्स क्या एज ऑफ 31 दिसंबर इन लाइन है कि नहीं है। और इसका एक बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, वैसे तो और चीज़ें भी चेक करनी होती है, लेकिन बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट है कि अगर किसी भी फॉर्म में आपकी बुक कीपिंग हो रही थी तो चेक योर बैंक अकाउंट बैलेंस इन योर क्विक बुक्स या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वर्सेस योर बैंक अकाउंट बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, जो आपकी पीडीएफ स्टेटमेंट आती है उसके अंदर। सही। सही है, तो दैट इज़ द वेरी बेसिक टेस्ट जो आपको करना है। लाइकवाइज आपके अकाउंट रिसीवेबल अगर आपके उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं तो लुक एट इट कि क्या वाकई में वो 31 दिसंबर के रिसीवेबल थे या नहीं थे। एंड सेम गोज फॉर अकाउंट पेएबल, अगर आपकी इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री। ये 4 तो बेसिक हैं जो आपने देखने ही देखना है, देन देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। तो ये तो बेसिक प्रिपरेशन हो गई जो कि आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की होनी चाहिए। अच्छा, अब ये प्रिपरेशन हो गई, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब मुझे रिकॉर्ड क्या क्या करना है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप वो 2-3 चीज़ें कर ले जो मैंने बताया था कि वो इन्वॉइसेस जिसमें वैट लगा है वो आपने रख ली और अपनी सेल्स का डाटा रख लिया, यू आर गुड। बट अब जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात आएगी तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है, सही है, विच मीन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी कवर्ड, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस, ऑल इक्विटी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। तो अब ये सारा करने का मतलब है अब पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि ठीक है मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ, ये रिकॉर्ड कर लूँ, ये छोड़ दूँ, ठीक है। नाउ यू नीड अ सीरियस बुक कीपिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। उसके साथ ऑब्वियसली ये तो एक बेसिक प्रोसीजरल बात हो गई,
ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स ग्रुप का ऑप्शन है कि अगर आपकी एक सर्टेन लेवल की ओनरशिप है और कुछ क्राइटेरियाज और मीट हो रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट अ टैक्स ग्रुप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। क्योंकि यूएई में काफ़ी होता है कि मल्टीपल आपके बिजनेसेस होते हैं बाय सेम ओनरशिप, तो यू कैन क्रिएट अ टैक्स ग्रुप। तो उसका फ़ायदा अच्छा, एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स ग्रुप ऑफ वेट। ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है। तो टैक्स ग्रुप का कभी कभार फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी एक कंपनी लॉस में जा रही है, दूसरी प्रॉफिट में जा रही है, तो वन कैन ऑफसेट अनदर। हम्म ठीक है। एक मिसकंसेप्शन है कि जी स्मॉल बिजनेस रिलीफ अनाउंस हुआ है कि जिसकी भी सेल 3 मिलियन से कम है हम्म उनके लिए स्मॉल बिजनेस रिलीफ है। हम्म येस, इट इज़ देयर, बट दैट डजंट मीन कि आपने कुछ नहीं करना है। यू आर स्टिल सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। इट जस्ट दैट आपका टैक्स रेट जीरो हो रहा है, तो आपने प्रोसेस वो पूरा करना होगा। मे बी आपका फॉर्म जो होगा, जो टैक्स का फाइल करना होगा, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, बट इन द एंड उसका रेट जीरो हो जाएगा, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट होल प्रोसेस। सही ठीक है। तो सही ये सारे मिसकंसेप्शन है। इसी तरह फ्री जोन का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी फ्री जोन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अब उसका इतना कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दिया है कि दैट नीड अ वेरी थॉरो रिव्यू। अब सोचें ना, आप अगर समझ के बैठे हैं जी ये तो टैक्सेबल है ही नहीं, आपने कोई उसका कुछ अलग किया ही नहीं सेट असाइड कि मुझे टैक्स देना होगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको देना पड़ेगा, तो दैट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट प्लस पेनल्टी एंड एवरीथिंग। हम्म तो वो क्राइटेरिया में पहले वो डिफाइन करते हैं कि क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन कौन है, फिर बोलते हैं क्वालिफाइड फ्री जोन कस्टमर कौन है, फिर बोलते हैं एक्टिविटी कौन सी है फिर वो उसके बाद एक्टिविटी कौन सी है। हाँ ठीक है। तो उस उन 3-4 क्राइटेरिया से गुजर के डिसाइड होता है कि आपका वो पर्टिकुलर जो है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। और फिर उसमें एक डी मिनिमस रूल भी है कि अगर चलें आपने ये सब तो कर लिया कि मेरी 10 में से 4 ट्रांजैक्शन है जो कि इन सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं, हम्म सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर वो सर्टेन बाकी जो रेस्ट ऑफ द टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है वो सर्टेन लेवल से ज़्यादा हैं, तो देन यू विल लूज दैट। हम्म तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड हैं, विच रिक्वायर्स आइदर सम प्लानिंग और सम डिस्कशन, जो एंड दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस दैट, बिकॉज देन आपका ईयर दिसंबर में एंड हो जाता है और सितंबर में आपका टैक्स रिटर्न ड्यू होगा, अज्यूमिंग जनवरी टू दिसंबर। सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू राइट अच्छा मैं लुक एट देख रहा हूँ दैट। कि यूएई में इन्होंने कुछ चीज़ें आसान की हैं जस्ट टू ब्रिंग थिंग्स इनटू डॉक्यूमेंटेशन और अपना एक परव्यू के अंदर लाने के लिए। जैसे किसी ज़माने में जब मैं सोशल मीडिया पे अगर मैं वीडियोस बनाने की बात करूँ या कोई अमेज़ॉन पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है जो स्मॉल बिज़नेस होगा, उसके लिए जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी वो 20-25 हज़ार दिरहम वाली थी। यानी कि आप अगर छोटा मोटा मोनेटाइजेशन भी कर दिए यूट्यूब की तो आपको 20-25 हज़ार दिरहम का लाइसेंस लेना था। लेकिन अब जो है वो ई ट्रेडर लाइसेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, उसमें आप अमेज़ॉन का काम भी कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि लाइसेंस की कॉस्ट गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि लाइसेंस की कॉस्ट से आपको पैसे नहीं बनाने, पैसे आपको बनाने हैं बेसिकली जो आपके रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी बेसिस के ऊपर। तो अगर कोई बंदा और ना आप लेट्स से रेवेन्यू जनरेशन को भी छोड़ दें, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए और पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई कुछ हो रहा है यहाँ पर, वरना तो कोई भी कुछ भी शुरू कर दे और फिर आप उसके अंदर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था और अब ये शायद प्रैक्टिस कम हो गई है, लेकिन जिस टाइम पर ये शुरू शुरू में हुआ था कि भाई गोल्डन वीज़ा लेना है और 30,000 दिरहम्स की सैलरी बनती थी, तो लोग क्या कर रहे थे कि अपनी कंपनी फॉर्म करी होती थी और उसके अंदर अपनी वाइफ को डायरेक्टर बनाते थे और उनको 30,000 दिरहम्स पे करते थे और उनके थ्रू ये गोल्डन वीज़ा अप्लाई होता था, फिर फैमिली को मिल जाता था। लेकिन मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि देखें आप अपनी वो एक टर्म होती है क्लोज रिलेशनशिप की जो कंपनी रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी, हाँ। तो उसके अंदर आप ये भी तो देखें ना कि अगर आपने वाइफ को डायरेक्टर बनाया है तो आपकी कंपनी का एक स्पेसिफिक रेवेन्यू मॉडल भी होना चाहिए ना, कि आप 30,000 दिरहम किसी को दे रहे हैं डायरेक्टर को, तो उस कंपनी की रेवेन्यू भी उसी हिसाब से होना चाहिए, कम या ज़्यादा वट। तो अगर वो ज़्यादा है या कम है तो वो फिर इट डजंट मेक सेंस। अब फिर कुछ लोगों के गोल्डन वीज़ा इसी वजह से फिर वो लोग नहीं कर सके थे, और अब गोल्डन वीज़ा का खैर उन्होंने थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया, वो 50,000 60,000 का, वो 50,000 का आई थिंक बेसिक सैलरी कर दिया। तो ये भी नहीं हो सकता कि बेसिक सैलरी आप जो है ना इतनी बढ़ा दें और बाद में पर्क्स ना दें। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी कुछ देखा है इसके अंदर जो गोल्डन वीज़ा एप्लीकेशन में, या जो ये जो रिलेटेड पार्टी के अंदर सिनेरियो बनता है? अच्छा, गोल्डन वीज़ा का तो स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली स्पीकिंग फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रिलेटेड पार्टी विल मैटर अलॉट। अच्छा। सही है। उसके 2-3 रीज़न है। अब एक तो ये है कि जी यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज होती हैं, कि मेरी एक कंपनी है वो जो है गाड़ियाँ बेच रही है, दूसरी कंपनी है वो रिपेयर शॉप है, तो गाड़ी का जो रिपेयर है वो वहीं से हो रहा है। हाँ ठीक है, विच हाँ इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हाँ
तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि मेरे 4 लोग हैं मेरी फैमिली के जो कि सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। हुँ, सही है, उसमें शायद एक बंदा ड्रॉ कर रहा हो जो कि यहाँ रहता भी नहीं है, वो तो कनाडा में अपनी पढ़ाई कर रहा है राइट। और उसको मिल रहा हो। हुँ, तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब रिलेटेड पार्टी के एम्बिट में आता है। तो हो ये रहा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक फॉर्म ऐड किया है, बेसिकली इंट्रोड्यूस आना तो पहले से था, बट अब फाइनली उसको अनवील किया है कि जी ये भी फॉर्म आपने टैक्स रिटर्न के साथ देना है विद नो थ्रेशोल्ड। वो फॉर्म है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का फॉर्म। सही है, ओके। तो उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपने डिस्क्लोज करनी है। तो एक ओनर जो सैलरी लेता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो ओनर सैलरी ले रहा है, आज अब लोगों के जहन में था कि जी ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स आया है 375,000 तक कोई टैक्स नहीं देना, 0% है। उसके बाद 9% है, तो जितना होगा हम सैलरी ले लेंगे, पर्सनल टैक्स तो है नहीं यूएई में। हुँ, सो इजी वे आउट। अच्छा, ये कभी कनाडा में ये इशू क्यों नहीं होता कि आप लेंगे तो पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ इवन वर्स। तो वो कभी इशू नहीं, बट यहाँ का ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर हर बंदा हर चीज़ सैलरी में ले लेगा तो देर इज़ नो वे आउट। हुँ, सही ना, वो तो कुछ भी नहीं होगा किसी का, वो फिर मिसयूज़ हो रहा है। तो उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या आप सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, हुँ, कोई नंबर नहीं दिया है, बट द पॉइंट इज दैट शुड बी रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर द एफर्ट यू आर पुटिंग इनटू द कंपनी। सही है। हुँ, अच्छा, अब तक आदत ये थी कि जी घर का रेंट भी कंपनी अकाउंट से जा रहा है, गाड़ी की किस्तें भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। ठीक है, दैट कुड बी अ पर्क और दैट कुड बी अ सैलरी जो आपने ड्रॉ की जिससे वो जा रहा है, बट द रियल क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटेड पार्टी हैं, आप सीईओ ऑफ द कंपनी जो आपका है, मतलब आपका ओनर खुद अगर सीईओ है, हुँ, ही इज़ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। तो क्या वो रीजनेबल रेम्यूनरेशन है उसके इनपुट का इनटू द कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो ओनर है डजंट मेक इट गुड इनफ रेम्यूनरेशन। हुँ, क्योंकि ओनर की रेम्यूनरेशन या शेयर होल्डर की रेम्यूनरेशन होती है डिविडेंड। डिविडेंड होता है आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो डिविडेंड आप जितना भी ले लें, आपके कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, आपके कॉर्पोरेट टैक्स से फर्क पड़ता है जब आप सैलरी लेते हैं। सैलरी लेते हैं। सही है, और सैलरी इज राइट, नॉट यूएई थिंग, जनरली स्पीकिंग। सैलरी यू हैव टू जस्टिफाई कि क्यों समझ लिए। गया मैं। तो अब फ़र्ज़ करें किसी कंपनी के रेवेन्यू है 1 मिलियन दिरहम और अपना सीईओ ने अपनी सैलरी 500,000 दिरहम्स कर दी है या 100,000 दिरहम्स कर दी है, तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आपकी एक सैलरी जो जा रही है वो हम्म। 1 लेट्स से 1/10 ऑफ कॉस्ट ऑफ द कंपनी जा रही है। हाँ, अब उसके लिए बड़े स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, ओईसीडी के दिए हुए भी हैं और ग्लोबली भी डिफरेंट मॉडल्स हैं हुँ, कि किस तरह से आप इसको जज करेंगे। ठीक सही। है, अब उसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं। सबसे पहला तो बेसिक फैक्टर यह है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि ओनर जो वो इन्वेस्टर वीज़ा पे या एम्प्लॉय वीज़ा पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टर वीज़ा पे वो सैलरी नहीं ले सकता, बट अगर वो एम्प्लॉय वीज़ा पे तो उसका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। हुँ, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ रजिस्टर्ड होगा। अब होता ही है हिस्टोरिकली, एक चल रहा है, वो चल रहा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट नाउ यू नीड टू सी कि उसमें अमाउंट क्या लिखी हुई है। तो एटलीस्ट रिवाइज दैट पार्ट। ठीक है, हुँ, देयर हैज़ टू बी अ डॉक्यूमेंटेशन कि वो ओनर कर क्या रहा है। और ये तो कहीं भी नहीं होता कि जी ओनर ओनर तो लिख सीईओ रहा हो कि है। जी आज हाँ, मैंने ये किया, मैं 10 बजे आया, मैं 9 बजे गया। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी भी टाइम शीट बनाएं और ये सब कर बना लें, अच्छी बात है, बट ओके, इफ़ नॉट दैट एक्सटेंड मोर देन हिज आवर्स, इंपॉर्टेंट बात ये कि वो कर क्या रहा है। सही। अच्छा, यूजुअली एक ओनर है, वो ले रहा है, वही चला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंटल प्रैक्टिस है और डेंटिस्ट सैलरी ले रहा है, ओनर इज अ डेंटिस्ट, सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि अगर वो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ सेल्स लेके जा रहा है। ठीक है, हुँ, लेकिन एक कंपनी है, उसमें घर के 5 लोग इन्वॉल्व हुए हुए हैं और वो सैलरी ले रहे हैं, दैट अकाउंट फॉर 75% ऑफ द रेवेन्यू, देन देयर माइट बी अ क्वेश्चन राइट, कि राइट। ये क्या था। अच्छा, उसमें फिर बेंचमार्किंग हो सकती है कि द लिटमस टेस्ट वुड बी कि अगर एक अनरिलेटेड पार्टी को उसी काम के लिए हायर किया जाए तो उसको आप क्या देंगे। हुँ, सही है। अच्छा, लोग एक बड़ा अनरियलिस्टिक लिटमस टेस्ट बना लेते हैं कि भाई मेरे खर्चे अगर 50,000 महीना है तो मैं 6 लाख सैलरी लूंगा। हुँ, देख लो मेरे खर्चे हैं, ये तो मैं तो ओनर हूँ, मुझे तो कंपनी ने पर्क्स दिए हैं। हुँ, इट्स नॉट अबाउट कि आपने आपको पर्क्स दिए थे या सैलरी दी थी या क्या दिया था। या एक अक्सर ये भी आता है कि जी ये 20 साल से कंपनी इन्होंने खड़ी की है, जब वो कुछ भी नहीं थी, एक मेडिकल स्टोर से अब इन्होंने पूरा चेन ऑफ नेटवर्क बना दिया है मेडिकल स्टोर्स का। तो ये तो हमारे फाउंडर हैं, इनको हम कैसे मना कर सकते हैं सैलरी से। हुँ, इनको तो मिलनी है। अब पता चला वो बेचारे उस हालत में हैं कि ही हार्डली कम्स फॉर एन आवर, या वो हुँ, जस्ट चेक साइन करते हैं, राइट। बट ही इज़ गेटिंग इट, तो यस ही कैन गेट द डिविडेंड बिकॉज ही इज़ द फाउंडर। बट सैलरी के लिए देयर हैज़ टू बी अ वर्क। मल्टीपल बंदे अगर सैलरी ले रहे हैं, और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेंटल कार का बिजनेस है, ठीक है, एक कार रेंटल बिजनेस में आपको कितने लोग चाहिए।
एक बंदा होता है जो कि वहाँ पे बैठा होता है, जो काउंटर होता है। एक छोटा रेंटल कार का बिजनेस है, एक ऑफिस है, सिंगल एम्प्लॉई है, वो बैठा हुआ है। एक उसके पीछे ओनर होगा जो प्रोक्योरमेंट कर लेगा, जो फाइनेंसिंग देख लेगा, जो थोड़ा और काम कर लेगा। चलो आपने कहा भैया फाइनेंसिंग मैं नहीं देखता, मेरा बच्चा है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, फाइनेंस का वो देखता है। तो ठीक है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ वन बिट, अदर पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अनदर बिट, बट ओवरऑल मिलके आप एक डेढ़ आदमी का ही काम देख रहे हैं ना, तो आप 5 आदमी की सैलरी नहीं ले सकते। तो ये सैलरी वुड बी अ बिगेस्ट राइट। बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन एफटीए एंड कंपनीज व्हेन इट कम्स टू ऑडिट। तो अभी वो उस लेवल का ऑडिट हो रहा है अब, या लोगों अभी तो टैक्स फाइलिंग डेट्स ही नहीं आई हैं, फाइल होगा फिर ऑडिट की बारी आएगी। लेकिन आई लोगों को समझ में होप आ गया है? आई होप कि एफटीए रिमेन्स अ बिट लीनियंट, हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम ये अभी कोई खास बेंचमार्क्स भी नहीं है हमारे पास। हम्म। मतलब जैसे डेंटिस्ट वगैरह है उसका तो चलो फिर भी कोई बेंचमार्क निकल आएगा, बट बड़े टिपिकल जो बिजनेसेस होते हैं वो उसमें कहाँ से हम बेंचमार्क लाएंगे? हम्म। सही है ना। अगर मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग, मैं चलें कोई पब्लिक कंपनी है, उसको मैंने कुछ स्केल अप कर लिया कि ठीक है ये मेरे रेवेन्यू का 3 टाइम्स है, तो मैं इसका 1/3 नहीं तो 1/4 ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक वो आपका जो है वो वहाँ पे गोल्ड सूक में एक बंदा बैठा हुआ है, एक दुकान चला रहा है, उसके पास शायद कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कंपेरेबल भी नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। तो आई होप के राइट। एफटीए रिमेन्स लीनियंट ऑन राइट, दैट। ज़बरदस्त। आमिर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर कमिंग, और काफ़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन थी। किसी को अगर कांटेक्ट करना हो आपको तो आपके मैं नीचे डिटेल्स दे दूंगा, बिल्कुल। तो वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। एंड यू यू स्पेशलाइज इन टैक्सेस, अकाउंटिंग। लेट्स से आप यूए की बात करें या कनाडा की बात करें, यूएस क्रॉस बॉर्डर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। Another thing that we do is anti money laundering. There are certain professions, ओके। certain इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होते हैं फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक रियल एस्टेट हो गया, आपका ज्वेलर्स हो गए और डिफरेंट स्टार के होते हैं। तो उसमें उनकी पॉलिसी जो बनानी है, उनका स्क्रीनिंग का मैकेनिज्म सेटअप करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह। उसके बाद जो है उनका अगर रिपोर्टिंग जो होनी है गवर्नमेंट को, जो केवाईसी कस्टमर का बनना है, तो इन तमाम चीज़ों पे भी हम तो वो सपोर्ट करते यूएई हैं। स्पेसिफिक है या वो कनाडा? वो यूएई के लिए यूएई के स्पेसिफिक लिए टू सही यूएई। है, ज़बरदस्त। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट थैंक्स वेलकम। थैंक्स थैंक अलॉट। यू।